अब जब क्राउन रूल है मतलब कंपनी को बाहर कर दिया, अब खुद सरकार, अब खुद ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है इंडिया को। ऐसे रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है वहां से सोना चांदी लूट के 40 मिलियन पाउंड जीत लाया। ये कैसे हो गया? ये 1+4 वाली बॉडी है जो देश की सबसे बड़ी सर्वे सर्वा बॉडी है, वही वो बॉडी फ्रेम करेगी रेगुलेशंस कि कैसे कैसे जो छोटी छोटी मुंसिफ अदालतें होंगी, छोटे छोटे काउंसिल होंगे, वो कैसे काम करेंगे। तो अगले 20 साल तक और मोनोपोली रहेगी कंपनी की ही कि वही इंडिया में आके लूट सकती है। लेकिन 20 साल बाद फिर और लोग आएंगे लूटने, फिर उनसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इंडिया की सारी फोर्सेस, इंडिया के सारे कानून, इंडिया के सारे रिसोर्सेस, हर चीज पे इंडिया का सबसे बड़ा हक किसका? जीजीआई साहब का। वो कौन है पहले वाले? हमारे विलियम बेंटिक ये साहब। जैसे हमारे यहाँ लंदन में होता है तुम गवर्नर साहब, ऐसे ही यहां भी करो। ये 6+4+1 तुम सारे जितने लोग हो, तुम सारे लोग मिलके पार्लियामेंट की तरह बिहेव करो वहां पे। यहाँ की सरकारों से कुछ एक आधा आदमी ले आओ इंडियन, तो तुम्हें लगता हो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा अच्छा भाई है, तुम्हारा अच्छा सहयोगी बन गया है, तुम्हारा दोस्ती यारी हो गई उससे, उसको बुला लो यहाँ ऊपर। जब तक लोगों को फील नहीं होगा इंडियंस को कि कानून उन्हीं के लिए बन रहा है, उनके द्वारा ही बन रहा है, तब तक इंडियंस ना खुश रहेंगे। जो हमने 1+4+6 की बात करी थी ना, +6 वाली बात, अब उस +6 में से और लोग जोड़ो, +6 में और इंडियंस को जोड़ो। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने 60 इंडियंस बिठा तो लिए अपने सामने, पर उनकी सुनेंगे ही नहीं। तुम बोल लो, चिल्ला लो, चीख लो, काम करो, अपना जाओ यहाँ से। बस ये हो रहा था। मिलिट्री वाला हेड नहीं इंडियन होगा। मिलिट्री का हेड कौन रहेगा? गोरा ही रहेगा। ये इनका गेम था कि भाई इंडियंस अगर मिलिट्री अगर इनके हाथ में चली गई तो गेम ओवर, फिर तो सरेंडर है, खड़ा हाथों दोनों हाथ उठा के। एसी शायद इस समय होगा नहीं होगा पता भी नहीं, तो इन लोगों को आइडिया नहीं होगा। अब एसी के ऊपर कैसा कानून बनेगा, एआई के ऊपर कैसा कानून बनेगा, कंप्यूटर के ऊपर कैसा कानून बनेगा, तो वो कौन बनाएगा? वाइस रॉय बनाएगा। देश का सेंटर नहीं, देश की सरकार नहीं, वाइस रॉय बनाएगा। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? संभव 2026 अगले साल जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए भैया पहला चैप्टर, उनकी ख्वाहिश और जरूरत यही है। अब देखो साहब, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है समझना। कैसे पढ़ेंगे भाई? संभव का पहला चैप्टर है पॉलिटी का, तो हम सबसे पहले ये तो समझ लें कि हमारे पास नोट्स बन पा रहे हैं कि नहीं। मेरा सबसे पहले तुमसे रिक्वायरमेंट एक ही होती है कि तुम हाथ से लिखना, तुम बस लिखना शुरू करना। मैं यहां पे स्लाइड पे जो जो लिखूंगा या जो जो पहले से लिख रखा है उसको 3 से 4 पॉइंट होते हैं, कहीं भी या तो तुम वीडियो पॉज करके देख लेना या स्लो करके देख लेना, या मैं साइड ही हट जाऊंगा तो आप कम से कम कॉपी कर सकते हो। हाथ से लिखोगे तो रिवीजन हो पाएगा, नोट्स बन पाएंगे और इस रिवीजन की वजह से ही रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में। करेक्ट? ठीक है। अब पहली चीज तो हम नोट्स समझेंगे, नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज हम समझेंगे ट्रेंड क्या है भैया, एग्जाम में क्या चल रहा है इधर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से, मॉडरेट लेवल, आसान क्वेश्चन, मतलब अगर मेरा लेक्चर सुना भी होगा तो बच्चा कर ले जाएगा, क्योंकि मैं बार बार चीजों को दोहराता हूं और मजाक करता हूं इसीलिए ताकि आपको मजाक याद रह जाए। तो अगर आपको वो लाइन याद आ गई उस समय पे एग्जाम के वहां पे ड्यूरेशन में, काम हो जाएगा। हम अभी ट्रेंड देखते हैं कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद अब मेन कहानी शुरू होती है चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ते हैं इसको 2 भागों में। पहला भाग होता है कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब क्या है साहब? हिस्ट्री का बात हो रही है क्या? ऐसी कोई बात हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम? नहीं, हम मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं साहब। हम पढ़ रहे हैं जब ये अंग्रेज लोग आए थे हमारे यहाँ पे, इन्होंने आगे यहाँ पे सत्ता कैसे बनाई, कैसे हासिल करी, उसके बाद कंपनी रूल कब खत्म हो जाता है और एक बड़ी हमारी लड़ाई आजादी की जो शुरू होती है 57 वाली गदर, उसके बाद शुरू होता है क्राउन रूल। ठीक है, बस ये 2 इसमें सेक्शंस होते हैं इस चैप्टर में, वो हम यहाँ पे देखते पढ़ते हैं। ठीक है, यही 4 पॉइंट हैं। लाइए चलो, आ गया पानी भी आ गया क्लास के बीच में, अब हम यहां से शुरू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो बैचेस हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ये नोट्स आर अवेलेबल फॉर फ्री। ले लेना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ने हो, रिवाइज करने हो, देख लेना। इस फ्री बैच में एनरोल करना पड़ेगा। बैच का नाम क्या है? संभव 2026, जिसमें हमारे सारे बड़े बड़े महान योद्धा हैं। देखो साहब, ये भी हैं, फिर आशीष सर भी हैं, फिर आसिम सर भी हैं, दीपेंद्र सर, सारे नितिन सर, सब लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फ्री बैच दिखेगा ऐप पे, वेबसाइट पे, इसका लिंक लगी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। और जो बच्चे पेड बैच में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, 2026 वालों के लिए ये बैचेस अवेलेबल हैं। इंग्लिश में प्रहार और हिंदी में प्रहार, टाइटन भी इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में अवेलेबल है। प्राइसेस आर रिवील्ड, प्राइसेस ये रही। फिर इसके बाद जो बच्चे अगले के अगले साल जाएंगे 27 के लिए, संकल्प इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और हमारा पिनाकल, उसका इंग्लिश वर्जन नाम है। पिनाकल मतलब टॉप एकदम, तो उसकी प्राइस क्या है साहब? ये। फिर इसके बाद जो बच्चे 3 साल बाद एग्जाम देंगे, 2028 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, उनके लिए प्रारंभ है, जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है भैया, ये कॉलेज के उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में है अभी, तो उनके लिए प्राइसेस आर अवेलेबल। ये प्राइसेस एक बार ही देनी है बस, और इसके बाद दोबारा नई प्राइस देनी होती है। ठीक है साहब, अब चलते हैं अपने मेन चीज पे। ट्रेंड क्या है?
कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको यहां पे ये नहीं दिख पा रहा हो सकता है ये व्हाइट लाइट में बैकग्राउंड में नहीं दिख पाए, तो सुन लेना ध्यान से। 2025 में 14 क्वेश्चन के आसपास थे, उसके पिछले साल 18 क्वेश्चन थे, उसके पिछले साल 15 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन भी कम रह गए थे, फिर 17, 15, यहां पे 13, 10, फिर 22 भी आ गए थे एक बार में, जो 2017 में हुआ था। चलो साहब बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, करोगे आप और सॉल्व करोगे। देखना एग्जाम में आप उस समय अगर नहीं कर पाए और बाहर निकल के आपने देखा, आपने कहा अरे ये तो हो गया होता, याद भी था। गलती नहीं करनी है, सुनना है ध्यान से, लिखना है ध्यान से, काम हो जाएगा। अब कैसे कैसे करेंगे। अच्छा ये ओह चाचा का टेलीग्राम भी है, तो चाचा के टेलीग्राम से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। टेलीग्राम मेरा हैंडल आपको सबको मालूम है और दे भी रखा है मैंने। इस हैंडल पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लो, मैं रिप्लाई कर देता हूं। समय का थोड़ा अभाव हो जाता है, बस वही बात है। ठीक है साहब, ये QR कोड है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है, जहां पे हम सारा अपना खेल करते हैं। तो आदित्य तिवारी सर यूपीएससी वाला। चलो नाउ अब चलते हैं आगे मेन चीज पे कि साहब पढ़ा तो दो। आ गया चैप्टर कंपनी रूल 1773 से 1857, 58 कह लो, जो भी कह लो। तो इस समय में क्या हो रहा था, इस समय पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो लिखता जा रहा हूं लिख लेना, अगर नहीं लिख रहे हो तो मतलब ये प्रवचन चल रहा है, प्रवचन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका और लेक्चर ओवर, सारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। चलो साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी की ये हमारी ये एक यहाँ पे आते हैं लोग, और यहाँ पे आगे गोरे लोगों ने यहाँ पहले बिजनेस किया, राजाओं से दोस्ती करी, राजाओं से दुश्मनी भी करी, उनको सबको हरा दिया, मिला दिया, जो करना कर दिया। उसके बाद से इस कंपनी के ऊपर कुछ कानून लागू हुए थे, जो कानून बनाए किसने थे, ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, वहां लंदन में बैठ के, और कंपनी को गवर्न करते थे, कंपनी इंडिया को गवर्न करती थी, ऐसे हो रहा था। तो कौन कौन से एक्ट हैं, ये सारे एक्ट अभी हम पढ़ेंगे, ये सब के सब सारे के सारे हमको भी देखने हैं। ठीक है, ये हमारे 7-8 एक्ट ये हैं। इसके बाद जब कंपनी रूल खत्म हो जाता है तब हमारा क्राउन रूल शुरू होता है। दैट मींस EIC गॉन, EIC क्रॉस, और क्राउन यस, ये हुआ है। अब जब क्राउन रूल है मतलब कंपनी को बाहर कर दिया, अब खुद ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है इंडिया को। और कैसे कंट्रोल किया उन्होंने, इन चीजों के द्वारा। ये हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री का वो सेक्शन है जो पॉलिटी में इंपॉर्टेंस लेता है। चलो साहब, अब कैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंस हो रहा है, क्या है, क्यों पॉलिटी में हम ये पढ़ रहे हैं अंग्रेज। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा जो संविधान है, हमारा जितना भी पूरा सिस्टम अभी का तुम ढांचा देखते हो, जिसमें तुम सपना है तुम्हारा जाने का, वहां पे इस सिस्टम में जो मूलभूत, जो पहले से ही इंतजाम मौजूद थे, वो कहां से आए थे, वो उस सिस्टम से आए थे जो ये लोग लेके आए थे। मतलब ये मैडम खुद नहीं लेके आई थी, पर इन मैडम ने भेजे थे जो लोग, वो लेके आए थे। अच्छा, कैसे आए ये लोग, कौन थे ये लोग, तो ये लोग वो थे जो ट्रेडर्स के तौर पे, ट्रेडर्स मींस बिजनेस करने, मतलब ये यहां व्यापार करने आए थे, ये चंगू मंगू। और आगे इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के सारे शाह आलम को हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया, हमारे सारे नवाबों को हरा दिया, और एकदम हावी हो गए, इंडिया पे ही हावी हो गए। कैसे आए, बिजनेस के तौर पे आए, जहाजों से लद के आए, और पूरा अफ्रीका से सोना चांदी लूट के हमारे देखो दरबार में यहाँ खड़े हैं, देखो सामने, और हमारे राजा के सामने ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं मालिक जहां पना हम आए आपके पास, ये ले लो जरा सोना चांदी, और हमें यहाँ पे व्यापार करने दो। ये इन्होंने पूछा क्या व्यापार करोगे, इन्होंने कहा जो भी आपके यहाँ है, दालचीनी, ये इलायची, ये सारी मसाले, ये चाय, हम ये सब इसमें करेंगे काम। तो हमारे राजा ने कहा कि करो बेटा करो, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये धीमे धीमे ऐसा हुआ, अंग्रेजों ने पूरी मुट्ठी जमा ली। यहाँ पे इन्होंने समझ लिया कि ये राजा लोग एक दूसरे के सगे नहीं है, ये कोई राजा किसी को हराना चाह रहा है, किसी का राजपाट छीनना चाह रहा है, किसी के और कोई बहू बेटी को उठा के लेना चाह रहा है। तो इसका मतलब है इन राजाओं की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करते हैं और इस इंडिया को पूरा हम लूट लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यही चीज सन 1600 में जब ये लोग, जब इन्हें वहां से जब इन्हें वहां से रॉयल चार्टर मिला था, रॉयल चार्टर, ये लिखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, रॉयल चार्टर मतलब होता है कि एक वहां पे क्राउन ने, वहां की रानी ने उस समय पे, मतलब ये रानी तो वो थी क्वीन विक्टोरिया, पर उस समय की जो रानी थी, उस समय की रानी ने एक ऑफिशियल परमिशन दे दी थी, रॉयल चार्टर दे दिया कि जाओ सारे के सारे गोरे लोग तुम जहाजों में लद के जाओ और जाओ इंडिया में जाके व्यापार करो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के नाम पे बन गई, ये कंपनी यहां आगे पहुंच गए लोग। ठीक है साहब, कंपनी आई यहां पे, कंपनी ने अपनी फौजें स्थापित करी, कंपनी ने पूरा लेन देन सब तरफ साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, और फाइनली हम एक ईयर पे पहुंचते हैं जो है 1765। 1765 का ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस ईयर में एक बवाल हुआ था इंडिया में, और इंडिया में जो बवाल हुआ वो बहुत ही भयंकर हुआ था। हमने ये चीज समझी है, देखिए 1765 में लड़ाई हुई थी जिसमें ब्रिटेन की सेना ने, ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी की सेना ने, प्राइवेट कंपनी, एक कोई फौज नहीं, आर्मी नहीं, एक प्राइवेट कंपनी की आर्मी ने हमारे देश के मुगल,
नवाब इनको सबको मिला के हरा दिया था। और एकमात्र एक सूत्री एक जगह से हमने 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 देखा कि इनको मिल गई दीवानी। दीवानी क्या होती है साहब? दीवानी होती है एक अधिकार, किस चीज का? टैक्स कलेक्ट करने का। ये इनको अधिकार मिल गया। अब कैसे मिल गया? इन्हें अधिकार मिला राजा के, भाई जो इस समय जो हमारे देश का मुगल राजा था उससे लिखवा लिया इन्होंने। ये देखो राजा साहब बैठे हुए हैं। अब ये जो हमारे ब्रिटेन का ऑफिसर होगा यहाँ पे, ये पहुंचा यहाँ पे, उसने कहा राजा साइन करो यहाँ पे। राजा ने कहा क्या है ये? कि ये है एक फरमान, ऑफिशियल दीवानी, कि तुम हमें पूरी वो दे रहे हो इजाजत कि हम यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेंगे। अंग्रेज अब यहाँ पे जो बाहर से आया था, अब वो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कर रहा है। सोचो, इमेजिन करो, राजा कहेगा मेरा फिर राजपाट, मेरा महल, सारा मैं सिस्टम मेरा। इन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कोई नहीं, आज से हमें यहाँ के चुलबुल पांडे। ठीक है साहब, यानी कि ये हुआ। तो इन्हें जो दीवानी मिली थी वो उन एरियाज की मिली जो सबसे ज्यादा उस समय प्रोडक्टिव एरियाज थे। कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इन तीन राज्यों की, आज तो ये राज्य हैं, उस समय तो ये पहले प्रांत कह लो, प्रोविंस कह लो, वही थे ये। तो इन सूबा, ये सारी जितनी चीजें थी, इस जगह की इन्हें मिल गई दीवानी। अब ये एक रूलिंग बॉडी बन चुकी है जो पहले एक ट्रेडिंग बॉडी थी। करेक्ट हो गई बात? ठीक है। जब ये ऐसा हो गया तब हमने कहा 1765 में अब तो जो है ये कंपनी जो है अब ये लूटपाट मचाएगी, और मचाई इन्होंने। इसके बाद 1765 से लेके 1857 तक कंपनी ने सब तरीके के सारे इंतजाम कर लिए। दूसरे के राज्यपाट छीनना चाहा, वो छीना। 1857 के बाद इन्होंने कोई और प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं किया। ठीक है, कब्जा 1857 तक ही चला है। चलो, फिर इसके बाद अब पावर टू ब्रिटिश क्राउन चली जाती है 1858 में, क्योंकि 57 में तो गदर हो गई थी हमारे यहाँ पे। चलो साहब, अब आगे कहानी पढ़ते हैं हम कि ये मैप देखो एक बार। अगर आपको इस मैप में थोड़ा बहुत कलर समझ में आ रहे हो तो पिंक कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है। बस इतना सुनना ध्यान से। अब जो पिंक कलर है ना, ये 1765 का मैप है। फिर ये 1805 का मैप है। फिर ये 1837 का मैप है, और ये 1857 का मैप है। चलो, अब ऐसे में क्या हो रहा है, तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि ये पिंक वाला कलर है ना, ये बढ़ता जा रहा है। देखो देखो देखो, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहां बढ़ गया, यहां बढ़ गया, और ये इसमें पूरा पूरा ऐसे 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 ये पूरा बढ़ गया। यानी कि क्या हुआ है, पिंक कलर से हमें इतना समझ में आ गया कि साहब इतने सारे जो ये एरियाज हैं, ये धीमे 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 1765 से लेकर 1857 तक ब्रिटेन के चंगुल में आ गए। देखो साहब, राजा, नोबिलिटी, सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनसे एकदम एकदम सलाम सलाम ऐसे करने के लिए, एकदम कमर झुका के ऐसे खड़े हैं। अब ये अंग्रेजों ने कई सारे राजाओं को बंद किया, जेल में हरा दिया, मार दिया, उठा के फेंक दिया, जो भी किया इन्होंने खूब किया इन्होंने। ये सब क्या हुआ? ये सब कर रही थी वाई? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू establish themselves, लिखना शुरू करो, establish themselves as a political ruling entity। ठीक है। अब इस, क्योंकि अभी तक तो जो हम 1765 हो, 1857 जो भी हो, एक नॉर्मल इंडियन जो यहां कहीं रहता है उसके लिए क्या होता है? राजा मतलब कौन? उसके राजा मतलब मुगल। उसके लिए राजा मतलब कोई नवाब, कोई उधर के एरिया, हैदराबाद का निजाम हो गया, कोई और कहीं का त्रावणकोर का कोई राजा हो गया, भोपाल का राजा हो गया। एक आम इंसान के लिए वही होता है कि साहब राजा मतलब यही होते हैं। लेकिन कंपनी ने बोला था कि भाई हम यहाँ पे अब बिजनेसमैन अब नहीं रहे हैं, अब 1600 से आए हुए थे, अब जाके 1765 में हमें तो अब सारे अधिकार मिले, अब तो हम ही आगे बनेंगी सरकार। तो सरकार बनने के लिए मतलब क्या है, उस राजा को जो ऑलरेडी वहां था उसको हटाना पड़ेगा, और पूरी देश की जनता को बताना पड़ेगा कि अब से हमें तुम्हारे मालिक। तो ये काम किया कंपनी ने, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। कैसे? कि अब हम एक पॉलिटिकल रूलिंग बॉडी हैं, एक रूलिंग एंटिटी है, हम तुम्हारी सरकार है। अच्छा साहब, हमारे देश के लोगों ने कहा कर लो, पहले राजा कौन सा बड़ा अच्छा काम करता था, ठीक है तुम भी लूटो। तो यही हुआ। चलो, अब ऐसे केस में क्या हुआ, ये इस 57 तक जितना जितना एरिया पिंक पिंक है, 57 से लेके 1947 आजादी तक, ये पिंक वाला एरिया ही कहलाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश एरियाज। और जो बाकी हरे पीले ये जो एरियाज हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे। मतलब यहां पर राजे रजवाड़े थे, लेकिन वो ब्रिटेन की सरकार को हफ्ता देते थे। हफ्ता मतलब महीने का किराया दे दिया, या पूरे, जब ब्रिटेन सरकार ने कहा ए लाओ चलो 20 रुपए लाओ, तो 20 रुपए दे दिए निकाल के साहब राजा ने। क्योंकि ब्रिटेन सरकार भले ही पिंक वाले एरिया में रूल कर रही है, लेकिन वो कभी भी इस येलो वाले एरिया में जाकर राजा को उठा के टांग सकती थी चौराहे पे। पर ब्रिटेन सरकार कहती थी चलो ठीक है, अगर तुम राजा हो, तुम्हें अपना महल प्यारा है, रहो अंदर महल के, तुम फौज नहीं रखोगे, तुम ये काम नहीं करोगे, काम हम करेंगे बड़े वाले। ठीक है साहब, राजा ने कहा जैसी मर्जी गोरे मालिक जैसा चाहो। तो ये हो रहा था। मतलब क्या है कि पिंक वाले एरियाज आर कॉल्ड ब्रिटिश एरियाज, ब्रिटिश इंडिया, और जो पीले वाले हरे वाले जो और एरियाज है, दीज आर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि ये वो प्रांत थे उस समय के। हैदराबाद देखो कितना बड़ा था उस समय पे, आज तो हैदराबाद सिटी है एक। तो अब ये पीले हरे वाले एरियाज, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब इनमें राजे रजवाड़े
एक्चुअल रूल करते थे। लेकिन लेकिन ऊपर इनके भी बॉस अंग्रेज ही थे जो पिंक वाले एरिया में बैठा करते थे। अब पिंक वाले एरिया में कई सारे प्रोविंस बन चुके थे। कैसे के 57 तक तो बहुत सारे प्रोविंस बन गए थे, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, यहाँ के पंजाब, NWFP, सिंध, हमारा गुजरात, ये वाला एरिया, कच्छ वाला एरिया, बॉम्बे, बंगाल, सारे मद्रास, सब एरिया बन गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कहानी अब करते हैं इनकी शुरू की कैसे कैसे। जब इतनी ज्यादा कहानी होने लग गई, एकदम कंपनी ने जो है एकदम मार काठी मचा दी, लूटपाट कर डाली, तब इसके बाद जो ब्रिटेन में जो लोग रहते थे, लंदन में जो लोग रहते थे, जहां जहां से ये लोग आए थे, वहां के लोगों ने कहा ये क्या हो गया, ये तो जरा जरा से लड़के गए थे ये कंपनी वहां चलाने, ट्रेडिंग बिजनेस करने, और ये हो रहा है अरबपति। ऐसे रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है वहां से सोना चांदी लूट के 40 मिलियन पाउंड जीत लाया, ये कैसे हो गया ये। अब इसके बाद हमारे तो ये वहां के लोगों ने सोचा कि यार ब्रिटेन के लोगों का जो प्रतिनिधि कर रहा है इंडिया में वो कौन है, वो ये गोरे, यही सारे हैं, ये कंपनी वाले। और इंडियन लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम ब्रिटेन वाले सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे नहीं हैं, हम तो सब बड़े अच्छे लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया इस कंपनी पर लगाम लगाओ, इस कंपनी पर रेगुलेटिंग कुछ रेगुलेशन लेके आओ इनके लिए। तो इस एक्ट ने एक पावर नहीं छीनी, इट डिड नॉट टेक ओवर द पावर, पर इन्होंने उस कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया, शुरू किया। ये एक्ट कहां से पारित हुआ था? एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन लंदन। ये उस ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसको हम वेस्टमिंस्टर हाउस कहते हैं, जिसको हम वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पर है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लंदन में बैठ के ये एक एक्ट पारित किया कि भाई आज से कंपनी के ऊपर ये सारे रूल लागू होंगे। क्या रूल हैं? रूल ये है कि भाई कंपनी में तुम्हारे कौन कौन अफसर हैं, जरा बताना कहां पे क्या क्या काम करते हैं। तो इन्होंने कहा गवर्नर ऑफ बंगाल जो हैं, उस समय कई सारे प्रांत हो गए थे, 1765 का मैप देखो, उस समय पे एक बंगाल है, एक उड़ीसा है, एक यहां मद्रास है, हमारा बॉम्बे भी धीमे धीमे इकट्ठा होता जा रहा है। अब इन्होंने कहा जो हमारा ये बंगाल का जो गवर्नर जनरल जो इनका होगा, सबसे मेन बड़ा आदमी अफसर इनका कंपनी का, कई सारे प्रोविंस हो गए, मद्रास प्रोविंस हो गया, बॉम्बे प्रोविंस हो गया, तो इन प्रोविंसेस में जो सबसे बड़ा कंपनी का अफसर होगा उसको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल। जैसे इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, ये सारे वर्ड आज जो है सिस्टम में ये इस समय से ही आए हैं, ये तभी के हैं सिस्टम के वर्ड्स, ये सारे आज भी कॉपी होते हैं वैसे के वैसे ही। सो ये होना शुरू हुआ। अब इन्होंने कहा जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उस समय का कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, वो अब से माना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, GGB, गवर्नर जनरल। अब पहले गवर्नर जनरल कौन बने हमारे फिर? तो ये बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इनकी फोटो लगी चाचा की, ये बैठे यहाँ पे नीचे। नाउ अब ये गवर्नर साहब अकेले अपना काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इनसे हो ही नहीं पाएगा। अकेला आदमी देश संभाल लेगा क्या? नहीं हो पाता। इन्हें पूरा स्टाफ चाहिए, अपना मंत्री चाहिए, तो अभी इन्हें वो मिलेंगे। नाउ साथ ही इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि अबे कोई वहां कोर्ट बोर्ड चलाओ, वहां पे कलकत्ता में लगाओ, एक तुम कलकत्ता उस समय बड़ा भारी प्रांत था, बड़ा बड़ा सिटी था, तो एक सुप्रीम कोर्ट लगा दो कलकत्ता में। कलकत्ता में कैसी हुई सुप्रीम कोर्ट? 1774 में बनी, इस एक्ट के पारित होने के अगले साल बाद, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे। तुम्हें बताना पहला हमारा चीफ जस्टिस कौन था, हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कई लोग लिखते हैं HJ कनिया, कई लोग लिखते हैं वो EW, जो ये जो नाम, हमारे देश का पहला फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, वो बताओ। चलो अब इसके साथ ही गवर्नर जनरल साहब को बोला गया कि गवर्नर जनरल साहब तुम अकेले काम कर लोगे? गवर्नर जनरल ने बोला हाँ कर लूंगा। इन्होंने कहा नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं करोगे, तुम एक काम करो, तुम अपने साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखा करो एक। इसका मतलब क्या है? 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब कि 1 + 4। ये उस समय की हमारे देश की पार्लियामेंट है, यही सरकार है, पार्लियामेंट भी यही, सरकार भी यही, अपने आप से कानून बनाएंगे, अपने आप से ये सब काम कर लेंगे। ये है उस समय देश की कलकत्ता में बैठने वाली देश की सबसे बड़ी सरकार। क्या बोलेंगे इसको हम? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो किसका है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अब इसमें जब ये 4 काउंसिलर्स और गवर्नर जनरल जब बैठे हुए हैं एक साथ, जब वो काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूरे कानून वानून लिख रहे होंगे, तो उस समय उस बॉडी को बोला जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जैसे ब्रिटेन में किंग इन काउंसिल, किंग इन पार्लियामेंट, ऐसे 2 वर्ड चलते हैं। ब्रिटेन में जब राजा जी उठ के जाते हैं पार्लियामेंट में कोई भाषण देने, तो हम बोलते हैं आज राजा साहब पार्लियामेंट में आए हैं, किंग इन पार्लियामेंट। और जब राजा साहब अपने वहीं पे PM के साथ, अपने प्रिवी सेक्रेटरी के साथ, अपने प्रिवी काउंसिल के साथ बैठ के जब वहां चर्चा वर्चा करते हैं कमरे में, तो उस समय कहते हैं किंग अब काउंसिल में बैठे हुए हैं, किंग इन काउंसिल या क्वीन इन काउंसिल, जो भी कह लो। तो ऐसे ही सेम उन्होंने कॉपी किया इंडिया में। उन्होंने कहा जब गवर्नर जनरल साहब बंगाल वाले अपने 4 मंत्रियों के साथ बैठ के जब काम कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, तो उस समय को बोला जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है साहब, ओके, सही लग रहा है, तो इससे कोई खराब बात नहीं है। नाउ कंपनी को बोल दिया गया जितने रॉबर्ट क्लाइव वाले जितने लोग आए हैं ना, सारे कोई करप्शन कर मत देना। अब यहाँ ब्रिटेन के आप लोगों को पता अगर चल गया कंपनी के अफसर लोगों ने ये सब किया है, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो तुम, कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचे दे रहे हो लोगों को, और तुम कोई रिश्वतें ले रहे हो, प्रेजेंट्स लेते हो तुम, ये सब मना है, ये सब नहीं हो। कंपनी के सर्वेंट्स ये काम नहीं करेंगे।
जो कंपनी तनख्वाह दे रही है वही लो, बस साफ बात। हमने कहा इंडिया में आए हैं, इंडिया में करप्शन नहीं हो तो कैसे हो, तो कैसे होगा? तो एक नई बॉडी बनी उसके लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है साहब? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अ बॉडी सिटिंग इन लंडन, अ बॉडी सिटिंग इन लंदन, लंदन, ये लंदन में बैठे हुए हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कुछ 10-15 लोग। ये कौन है? ये कंपनी के सारे खर्चे, सारे सिस्टम, सारे सूरा सब जो इनका डिपार्टमेंट है, कौन सा कहां है, मिलिट्री क्या है, ये सब का सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये रिपोर्ट करेगा सरकार को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। रिपोर्ट किसको? रिपोर्टिंग टू ब्रिटेन गवर्नमेंट। ठीक है साहब। अब ब्रिटेन गवर्नमेंट फिर उसको पार्लियामेंट पेश करेगी कि देखो साहब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट ये भेजी है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठे हैं ये बात किनसे करेंगे? गवर्नर जनरल से बात करेंगे कि हाँ भाई क्या चला रहे हो उस समय इंडिया में, क्या है, कौन सा कानून है, कौन सा लॉ कोई पास वास किए होगे नहीं। तो ये रिपोर्ट, ये अपनी रिपोर्ट कहां भेजेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट कहां भेजेगा? अपने सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब एक कई सारे डायरेक्टरों की एक संस्था, एक बॉडी। चलो साहब, अब ये पहला एक्ट आया, 7-8 साल बीते। गवर्नर जनरल जो वहां 1+4 जो इंडिया में बैठे हुए कलकत्ता में, उसने कहा बड़ा बवाल हो रखा है मालिक, बहुत परेशानी है यहाँ पे। कि क्या परेशानी है? कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट बनवा डाली है ना, वो परेशान कर रही है यार। कुछ काम करता हूं, सुप्रीम कोर्ट आ जाती है पहले के रोको मत करो, जज साहब बना के भेज दिया आपने। तो ऐसे केस में ये अमेंडिंग एक्ट एक आया, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, टू रेक्टिफाई, कुछ चीजों को सही करने का, टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कहानी ठीक है। जो पहले एक्ट में कोई गलती हो गई उसको सुधारने के लिए एक नया एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। बस 8 साल बाद ही आ गया। अब इसमें क्या था? पहली बात इसमें क्लियर कर दी कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, कहां गई सुप्रीम कोर्ट? ये जो बैठी हुई थी कलकत्ता बन के बैठे हैं 1+3 जजेस, ये सारे 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, तुम लोग कंपनी के लोगों पर कोई काम मत करो। अच्छा, क्या करें फिर? तो सुप्रीम कोर्ट खाली कलकत्ता के जितने लोग वहां रहते हैं, कलकत्ता के जो लोकल लोग निवासी हैं, जो बंगाली लोग वहां रहते होंगे, तुम उनके ऊपर ही अपना सारा कानून चलाओ। बस तुम कंपनी के अफसरों को छोड़ दो। एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, उनका पूरा काउंसिल, एज वेल एज सर्वेंट्स ऑफ कंपनी का हर अफसर, हर अधिकारी कर्मचारी जो कंपनी का होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इन मैटर्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है भैया, ओके। सुप्रीम कोर्ट करे क्या फिर? सुप्रीम कोर्ट तुम ये काम करो, क्या करना है तुम्हें? जो लोकल लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता वहां के, तुम उनके ऊपर अपना हिंदू मुस्लिम सारे जितने हमारे पर्सनल लॉज हैं वो चलाओ। लिखो इसको, लिखो टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज ऑफ इंडियंस। बस तुम यही काम करो। ठीक है भैया, कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दिया है काम तो करने को तो कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से एक काम और छीन लिया गया कि पैसे का लेन देन तुम मत सोचना, कंपनी कैसे कमा रही है, कहां से कमा रही है, कहां खर्चा कर रही है, तुम रेवेन्यू मैटर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। नहीं सुनोगे तुम। कंपनी बड़ी आदमी है, कंपनी ने बनाया है पूरा, कल के सुप्रीम कोर्ट के जज आके हमको बताएंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे कैसे पैसा कमाएं, हमें पता है कैसे पैसा कमाना है। तो ये इनसे छीन लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट और क्या करे? कोर्ट टू एडमिनिस्टर पर्सनल लॉज ऑफ डिफेंडेंट्स, यही वाला काम। ये जो इनको जब जो लोकल यहाँ के जो कलकत्ता के निवासी हैं, तुम उनके पर्सनल लॉ को सुनते रहो। कोई हिंदू पर्सनल लॉ, मोहम्मदन जो लॉ होंगे, शरिया वरिया सारे, वो सुनते रहो। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये जो 1+4 वाली बॉडी है, जो देश की सबसे बड़ी सर्वा बॉडी है, वही वो बॉडी फ्रेम करेगी रेगुलेशंस कि कैसे कैसे जो छोटी छोटी मुंसिफ अदालतें होंगी, छोटे छोटे काउंसिल होंगे, वो कैसे काम करेंगे, वो क्या क्या काम करेंगे। ये जीजी इन काउंसिल उस देश की सरकार, हमारे जो देश की उस समय की सरकार जो वही है 1+4, वो तय करेगी कि कोर्ट्स उस समय जो लोकल अदालतें हैं, मुंसिफ अदालतें हैं, तहसील वाली कोर्ट्स हैं, वो क्या क्या काम करेंगे। अब जो तहसील वाली जो कोर्ट्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट्स जो भी हैं, तो इनसे अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। जैसे आज की तारीख में अगर कोई लोकल अदालत है, अगर वो कोई कचहरी का जो कुछ फैसला देती है, तो कहां जाएगा? उससे बड़ी अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ऐसे जाता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जो लोकल अदालतें हैं उनसे कुछ भी आने वाली चीज, कोई फैसला अगर ऊपर लाना है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास लेके आओ, सरकार के पास लेके आओ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, छोटी वाली अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट मत लेके जाना, इधर दिखाना पहले हमको, लाओ हम देखेंगे, हम कह देंगे हाँ सही है, चलो पनिश करो उसको।
तो अब हम मतलब सर सुप्रीम कोर्ट को बाईपास ही कर दिया गया है, बना के रखा क्यों है फिर सुप्रीम कोर्ट को, ये बात आ रही थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमने कहा बड़ा अच्छा एक्ट था ये तो इसमें 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 तो किसी को दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए थी, दिक्कत आ रही थी। कंपनी जो है एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही थी। सन 1600 से आई हुई कंपनी इस देश में, जो मसूलीपट्टनम, सूरत, इन जगहों पे कई छोटी मोटी फैक्ट्री बना के काम शुरू कर रही है, अब वो 1780 तक आ गई है और पूरा साम्राज्य लूटना खकेड़ना चाह रही है पूरे इंडिया को। ये चीज हो रही थी, विलियम पिट ने ऑब्जर्व करी। विलियम पिट कौन थे? ये विलियम पिट कौन है? ये हैं ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। 23 साल का यंग युवा लड़का पीएम बन गया। इसको लग रहा है कि अरे मैं तो अब नया हूं, मैं एकदम पूरा सिस्टम बदल दूंगा, और नया लड़का ऐसे ही होता है, जोश होता है सब में। चलो, तो ये एक एक्ट लेके आए, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इन्होंने कहा ये जो कंपनी इंडिया में जो इतनी पूरी ऊधमबाजी कर रही है, तुम बेटा कंपनी सुनो कि तुम यहां गए कैसे हो? कंपनी ने कहा गए हैं क्या मतलब, क्या ऐसे जहाज से गए हैं? कि जहाज की परमिशन किसने दी है? कि आपने दी है, सरकार मैजेस्टी ने दी है, हर मैजेस्टी ने, क्वीन ने दी है, रॉयल चार्टर दिया है। कि हाँ, कंपनी को परमिशन दी है ना ब्रिटेन सरकार ने दी है। दैट मींस कंपनी की जितनी टेरिटरी है इंडिया में वो ब्रिटिश पोजेशन मानी जाएगी। पहली बार बोलना शुरू किया गया कि कंपनी ने जितनी जितनी चीजें हासिल करी हैं, या जितनी मिलिट्री बना ली, तुमने किले बना लिए, तुमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी, तुमने सब ये सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा सिस्टम बनाया इंडिया में, दिस इज ब्रिटिश पोजेशंस, ब्रिटेन के अधीन हो तुम। अच्छा साहब, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी का अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी के हर काम पे ब्रिटेन की सरकार का हक रहेगा, ब्रिटेन की सरकार का कंट्रोल रहेगा। मतलब कि कंपनी बेलगाम नहीं हो, हम बताएंगे तो करना। अच्छा साहब, ठीक है, तो बता दो क्या करना है। तो इन्होंने कहा हम बता रहे हैं क्या करना है। हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट में दो काम निकल के आए कंपनी के, कि कंपनी लेन देन भी करती है, व्यापार भी करती है, कॉमर्शियल काम भी करती है, और कंपनी राजनीतिक काम भी कर रही है, कि कंपनी अपने आप में वहां पे पूरी एकदम अपने आप में राजा ही बन गए ये लोग। तो तुम व्यापार करने गए हो या तुम ये सब करने गए हो? तो कंपनी ने कहा दोनों करने हैं। तो कंपनी ने कहा अगर इन्हें दोनों ही काम करने हैं, तो विलियम पिट ने बोला कि इस एक्ट में एक दो बॉडी बनेंगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से है ही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बैठते हैं, इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बनेगा। ये नई बॉडी है, ठीक है। बॉडी 1 जो पहले से बन रखी थी, बॉडी 2 जो अब नई बनी है। इसका काम क्या होगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी लंदन में बैठेंगे, ये भी लंदन में बैठेंगे, ये 10, 15, 20 डायरेक्टर लोग, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी कुछ 15, 20 कुछ और बड़े बड़े अधिकारी लोग। तो ये सारे के सारे दोनों बॉडियां लंदन में बैठी हुई हैं। ये कंपनी के कामकाज की सारी रिपोर्ट देंगी सरकार को, ब्रिटेन सरकार को। ठीक है साहब, दे दो भाई, क्या बात है। तो क्या रिपोर्ट देंगे ये? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो ये बताएगा कि कंपनी ने क्या क्या सिविल काम किए हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, कौन से कब्जे किए हैं, कौन सी कुछ चीजें करी हैं, कौन सी मिलिट्री को इनके पास कौन सी फौज है, कितने गन है, कितने बारूद है, कौन सी जंग लड़ डाली इन्होंने, क्या क्या किया। और रेवेन्यू अफेयर्स, क्या क्या है, तुम भैया पैसा कैसे कमा रहे हो, कहां से ला रहे हो, ये सब करप्शन है कि नहीं है, जो भी है लूटपाट है, पूरा हिसाब किताब बही खाता बना के कौन देगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नई बॉडी है लंदन में, ये भी बैठेगी। इधर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनका काम क्या है? ये भैया तुम डायरेक्ट टच में रहना सीधे सीधे सरकार से, और रिपोर्टें देते रहना चुपचाप, बस ईमानदारी से। देखो पूरी पार्लियामेंट यहां से को सामने बैठी है, इनको बुला लिया गया है, सामने बिठा के इनसे पूछा जा रहा है कि इधर आओ जरा, क्या है ये कंपनी की रिपोर्ट ऐसी आई है, गवर्नर जनरल साहब ने ये भेजा है, क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पे? तो ये जवाब देंगे, सारी अपनी बातें बताएंगे अपनी। तो ये दो तरह से दो बॉडियां बनी हैं जो एक कंपनी को गवर्न करती है, जो कंपनी इंडिया को गवर्न कर रही है। कलेक्टर, ये हो गई बात क्लियर, मतलब कि डबल गवर्नमेंट है। अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं। एक बार और हमारे गवर्नर जनरल साहब ये खड़े हुए, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। तो विलियम पिट ने कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले भी कि जाओगे इंडिया? कॉर्नवालिस ने कहा मैं नहीं जा रहा। इन्होंने, विलियम पिट ने बोला यार तुम अभी अभी अमेरिका से आए हो वापस, 1777 हो चुका है, वहां पे यूएस आजाद हो गया है। सोचो, कॉर्नवालिस जो है ये व्यक्ति, ये ही वॉज इन यूएस, जो इंडिपेंडेंट हो गया था 1777 में। इनका तो गेम ओवर हो गया, यूएस तो जीत गया इनसे ब्रिटेन से, पूरा लड़ाई लड़के जीत के हार के। इधर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस पिट के आए हैं वहां से, लंदन से, नहीं सॉरी, यूएस से लंदन, और बैठे हुए अपने घर में चुपचाप एकदम उसके अंगीठी के आगे, और पूरे आग वाग सेक रहे हैं अपनी। विलियम पिट ने कहा जाओगे इंडिया, कुछ करोगे काम धाम? इन्होंने कहा जाऊंगा, मेरी दो शर्तें हैं। इनकी शर्तें क्या थी? इनकी शर्तें ये थी कि भैया मेरे पास चाहिए मुझे ओवरराइडिंग पावर। क्यों चाहिए? कि भैया जो तुम्हारी 1+4 की बॉडी बैठी हुई है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाली वाइसरॉय की, अगर वो सारे बाकी चारों एक साथ हो गए, उनमें से 3 भी अगर एक साथ हो गए, तो उसमें गवर्नर जनरल को कुछ काम ही नहीं बचेगा करने को। जो 1+4 वाली बॉडी है, ये 1+4, इस बॉडी में अगर मैं गवर्नर जनरल अकेले हूं और ये चारों एक साथ हो गए, तो मैं क्या काम कर रहा हूं फिर? तो इन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है यार। तो इन्होंने कहा ठीक है, ओवरराइडिंग पावर तुम्हें दी जाएगी। तुम्हें अगर इस पूरे काउंसिल ने कोई फैसला लिया और तुम्हें नहीं पसंद है, तुम उसको वीटो कर सकते हो। ये वीटो पावर आज भी हमारे संविधान में दिखती है। ठीक है, नाउ इन्होंने कहा मैं आर्मी वाला आदमी हूं,
ठीक है भैया बन जाओ आर्मी। तो इन्होंने कहा मुझे आर्मी वाला कमांडर इन चीफ का तमगा भी चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं भाई, मैं तो आर्मी का अफसर हूं, कैप्टन वैप्टन पूरा लेफ्टिनेंट जो भी हूं, जनरल। तो अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, लॉर्ड साहब आए हैं ये इंडिया, ये 2 शर्तें लेके, और ये आए, इन्होंने कहा मैं जब जाऊंगा जब मेरी दोनों शर्तें मंजूर हो जाएंगी। तो इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। इनकी 2 डिमांडें थी, 2 डिमांडें दोनों इनकी पूरी कर दी गई कि जाओ मालिक अब कुछ तो काम करो, ऐसे पेंशन मत खाओ बैठ के। चलो साहब ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये 2 काम हो गए, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर मिल गई है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्पेशल केस में यहां बना है कौन, आर्मी का कमांडर इन चीफ। अदरवाइज आर्मी कमांडर इन चीफ कोई और ही होना चाहिए, अलग सा व्यक्ति होना चाहिए जो आर्मी की एक्चुअल चीज है। चलो वो तो आर्मी वाला था इसलिए उसके लिए सही था। नाउ अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये चार्टर एक्ट जो था, इस चार्टर एक्ट ने ये घोषित कर दिया कि कंपनी के सारी प्रॉपर्टियां, तुम्हारे सारे जहाज, फानूस, जो भी चीजें तुम्हारी, किले, बंदूकें, सारी तोपें, सलामियां, ये सब की सब ब्रिटिश पोजेशंस है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन सरकार की मंजूरी से, क्राउन के परमिशन की वजह से ईआईसी कंपनी इंडिया को लूट रही है, ध्यान रखना। ठीक है साहब। अब कमांडर इन चीफ उसी एक्ट के जस्ट जो आया 1793, अब जो आया अगेन 9 साल बाद, ये फिर ये जो एक्ट आया है, इस एक्ट में बोला गया कि जो वाइस, तुम भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, तुम यार कानून वानून वाले काम करो। जो कमांडर इन चीफ वाला आर्मी, जो आर्मी वाला ऑफिसर होगा वो अलग होगा। तो कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ जीजी काउंसिल, करेक्ट, अनलेस अपॉइंटेड सो, जैसे अनलेस अपॉइंटेड सो, एज इन कॉर्नवालिस केस, कॉर्नवालिस, क्योंकि कॉर्नवालिस ने तो कहा था स्पेशल मुझे तो मैं ही बनूंगा, आर्मी मेरे हाथ में होनी चाहिए, ले ले भाई आर्मी ले जा। पर लेकिन उन्होंने कहा नॉर्मल केसेस में तुम सरकार हो वहां के, तुम्हें ये काम नहीं करना है। कॉर्नवालिस के केस में बोला गया था कि चलो ठीक है साहब तू बन जा, जा कर ले काम। अब यहां पे आर्मी का जो आर्मी कमांडर इन चीफ होगा वो अलग पर्सन होगा, और वो जीजी काउंसिल का मेंबर भी नहीं होना चाहिए अनलेस अपॉइंटेड सो। ठीक है साहब, ओके। अब इधर कंपनी के लोग यहां हल्ला दंगा कर रहे थे, कंपनी इंडिया को लूट रहे थे। उधर ब्रिटेन के लोग और भी धन्ना सेठ साहूकार लोग थे, उन्होंने कहा यार अगर इंडिया में हम भी चले जाए तो हम भी लूट लेंगे थोड़ा बहुत। तो ब्रिटेन के लोग सोचते थे कि यार कंपनी को ही अकेले आपने मोनोपोली दे रखी है, और ब्रिटेन की सरकार कहे कि हाँ दे तो रखी है यार, क्या करें, कंपनी वो टैक्स लेके आती है इतना सारा। तो अब वहां के ब्रिटेन के लोग कहते थे हमें भी जाना यार, उसका नाम ईआईसी, हमारा नाम डब्ल्यूआईसी कर दो, उसका नाम ईशान्य कंपनी, हमारा नाम हो जाएगा ईआईआईसी, कुछ भी नाम रख लें, हमारी कंपनी भी जाए वहां पे। तो अब जो हमारे देश में जो ईआईसी कंपनी थी वो कहती थी ओ इंडिया में कोई और नहीं आएगा हमारे अलावा, हमने इंडिया को जीता है, पोर्टुगीज से जीता है, हमने नॉर्वे से, इनसे सबसे डेनमार्क से जीता है, ये जितने सारे देश हमारे, ये फ्रांस था यहाँ पे, ये और सारे जो देश थे डच वच, इनको सबको हरा के, इनके लोकल राजाओं को हरा के हमने ईआईसी ने इंडिया में स्थापित किया है पूरा सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा ही रहेगा। ये जिसको भी और अपनी कंपनी खोल के जाना है, तुम लोग जाओ इंडोनेशिया जाओ, तुम जाओ इधर कहीं और चले जाना जाओ, लेकिन हमारे इंडिया में मत आना। अच्छा साहब, इसकी वजह से इस एक्ट में बोला गया कि अच्छा सुनो, कंपनी अगर अगले 20 साल और मोनोपोली कर ले, तो कंपनी ने कहा ठीक है अब मोनोपोली तो रहने देना, तो अनदर 20 साल तक, अनदर 20 ईयर्स तक, मतलब 1793 प्लस 20, तो अगले 20 साल तक और मोनोपोली रहेगी कंपनी की ही, कि वही इंडिया में आके लूट सकती है। लेकिन 20 साल बाद फिर और लोग आएंगे लूटने, फिर उनसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। कंपनी ने कहा ठीक है अब देखा जाएगा, जब देखेंगे ना। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई बॉडी बनी थी पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको बोला गया ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में बैठे हैं सारे के सारे अधिकारी लोग बड़े बड़े, तुम्हारी सबकी तनख्वाह, तुम्हारा सारा ऑफिस, तुम्हारा सारा स्टाफ, सैलरी, खर्चा जो भी है, ये सब का सब आएगा इंडियन रेवेन्यूज में से ही। भले ही तुम ब्रिटेन सरकार की वहां की बॉडी हो, लेकिन ब्रिटेन सरकार तुम्हें पैसा नहीं दे रही है, तुम जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो ना, वही कंपनी के पैसे से तुम्हारी तनख्वाह उनका सब कुछ आएगी। ठीक है साहब, इंडिया को और लूटेंगे थोड़ा सा, यही हो रहा था। नाउ ओवरराइडिंग पावर जो मिली थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस समय कॉर्नवालिस के समय पे, वो पावर और आगे बढ़ा दी गई, वो पावर दे दी गई टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑल्सो। क्योंकि प्रेसिडेंसीज क्योंकि जो मद्रास है, बॉम्बे है, जो असम है, बंगाल है, एनडब्ल्यूएफपी है, पंजाब है, ये सारे प्रेसिडेंसीज में, जो प्रेसिडेंसी मतलब ये वो प्रांत थे, जो स्टेट्स थे, जो अधीन थे ब्रिटेन के, वहां पे अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने गवर्नर साहब भी थे। उन गवर्नर साहबों के पास अपना अपना 1+2, 1+3, 1+4, 1+5 कुछ भी हो सकता होगा, उनका अपना भी काउंसिल होता था। लेकिन ऑल इंडिया काउंसिल कहां बैठता था? कलकत्ता में बैठता था। वो सेंटर के, वो पूरे देश के लिए होता था, वो 1+4 वही वाला। तो ओवरराइडिंग पावर यानी वीटो पावर ये दे दी गई आगे आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स को, क्योंकि हाँ ये प्रॉब्लम तो आ रही थी, मंत्री लोग सारे इकट्ठे एक साथ हो जाते थे। अब ये सारे गोरे लोग हमको पूरा बढ़िया से नोच रहे थे, खसोट रहे थे, सब काम हो रहे थे। अच्छा अब आगे चलते हैं। चार्टर एक्ट आ गया है 1813 का, बड़ा भयंकर एक्ट था ये। तो चार्टर एक्ट ने सबसे, एक्चुअली अगर जो कोई गेम एक्ट है ना, कोई हैकर एक्ट है, तो वो ये था, ये ब्रिटेन सरकार का हैक था। ये हैक क्या था? हैक ये था
कि इंडियंस अब बेटा पढ़े लिखे कराओ इन्हें। तुम कंपनी जहां यहां इंडिया में इतने समय से हो, लूट रहे हो, कैसे लूट पा रहे थे बे? तुम लोग को ये सुना, तुम लोग की बात कैसे समझते थे इंडियंस लोग? तो कंपनी बोली कि हाँ दोस्त बन गए थे, हमने बना लिए तो बात हो जाती थी। इन्होंने कहा नहीं, वहां पे ब्रिटिश के वहां पे लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस बनाओ, और जो लॉयल क्लास ऑफ इंडियन जिनके ऊपर तुम राज कर रहे हो ना, अगर वो किसी दिन खड़े हो गए तुमसे बदला लेने के लिए, तुम मारे जाओगे सारे के सारे। कितने हो तुम? 15-50 हजार के आसपास ये अंग्रेज लोग या इंडिया में रहते हैं, और इतनी तुम्हारी आबादी यहाँ पे इंडियंस की, अगर ये किसी दिन उखड़ गई तो तुम सबको ये गाड़ देगी जमीन में 6 फीट नीचे। कि हाँ ये तो बात सही है। तो अब क्या करें इसके लिए? तो इन्होंने कहा ये चार्टर एक्ट जो है ये सुन के जाओ। इस चार्टर एक्ट में जो हम बना के दे रहे हैं तुम्हें कानून, ये कानून लगवाना वहां इंडिया में जाके। क्या कानून होगा? इन्होंने कहा पहली बात तो वहां वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड करो, वहां पढ़ाओ। क्या क्या? अंग्रेजी। इंडिया में स्कूल खोलो, कॉलेज वॉलेज खोलो। और इस समय इन्होंने पूरा फंड तय किया था कुछ 1 लाख पाउंड के आसपास। 1 लाख कि 1 लाख हर साल खर्चा करना, कुछ स्कूल कॉलेज टीचर वीचर लाइब्रेरी बुक्स बनवाओ, और ये सारी ये वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश सिखाओ इन्हें, फिलोसफी सिखाओ इन्हें, वेस्टर्न फिलोसफी इन्हें सिखाओ, कार्ल मार्क्स की फिलोसफी इन्हें सिखाओ, कौन कौन थे ये सारे जितने आइजैक न्यूटन, और ये फिजिक्स सिखाओ इन्हें, केमिस्ट्री सिखाओ इन्हें, मैथमेटिक्स सिखाओ, ये सब कराओ इनसे। इंडियंस थोड़े थोड़े वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेन होंगे तो ये कोट सूट वूट पहनेंगे, ये वैसा वाला जो अपना ये अभी तक ये खादी कॉटन पहनते हैं, उससे बढ़िया कि इनको इंग्लिश वाली टेस्ट इन्हें 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 समझवाओ, दिखवाओ। ठीक है साहब। दूसरी चीज, क्रिश्चियनिटी को यहाँ भेजो इनको। जितने मिशनरीज हैं ये सारे हमारे नर्स, ये हमारे नन्स और हमारे फादर और सिस्टर जो हमारी जो होती हैं ये मिशनरीज, इनको भेजो, जाओ इंडिया जाओ, फैलाओ ईसाई धर्म जो है पूरा पूरा फैला दो, सब सारे देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। अब जो लोकल सरकारें हैं वहां पे, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, छोटी छोटी सरकारें, कोई राजा है, कोई और अपने कोई एक सूबे का, एक प्रांत का कोई और अपना छोटा सा रजवाड़ा है, कोई कुछ होंगे, कोई प्रिंस विंस होंगे, कोई राजकुमार साहब होंगे, उस लोकल सरकार को भी इजाजत दे दो कि तुम भी टैक्स लगा सकते हो, टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन पर्सन्स, कौन पर्सन जो इंडिया में रहते हैं, हमारे कॉमन मैन के ऊपर। मतलब अगर कोई कॉमन पर्सन इंडिया में उस समय पे कहीं से कमा रहा है 10 रुपए, तो पहले तो ब्रिटेन सरकार उसमें ले जा रही है 6 रुपए निकाल के उससे, उसकी जेब से इधर ला, 6 रुपए ले गई। अब उसके बाद बचे 4 रुपए, उस 4 रुपए में से भी अब जो लोकल सरकार होगी, जो राजकुमार होगा, वो ले सकता है उस कॉमन पर्सन से टैक्स। किस काम के लिए? कोई सड़क वड़क बनाने के लिए, कोई टूटी मूटी कोई यहाँ पे कोई अगर कोई मेड़ वेड़ कोई जुड़ गई हो तो टूट गई हो उसको सुधारने के लिए, कोई हैंडपंप कोई खेचू लगवाने के लिए, कोई कभी मार्केट झूला मेला कुछ त्योहार आएगा, तीज त्योहार, तो उनके लिए कुछ खर्चा वर्चा होगा तो वो करवाने के लिए। तो वो पर्सन जो बेचारा पहले ही 10 रुपए में से 6 रुपए दे रखा है ब्रिटेन सरकार को टैक्स के फॉर्म में, उस अब बचे 4 रुपए में से भी वो लोकल सरकार उससे पैसा लेगी। इंडियन से पैसा ले रहा, सोचो। और अगर नहीं दिया पैसा तो पनिशमेंट भी है। इमेजिन करो क्या हुआ, ये कितना बड़ा हैक था। ये हैक क्यों था ये पता है? हैक इसलिए था क्योंकि पहली बात तो एक वेस्टर्न एजुकेशन फैलेगी, मतलब लॉयल इंडियंस अब इससे बनेंगे। दूसरा, क्रिश्चियनिटी, मतलब लोग अपने आप मानेंगे दूसरे को, यहाँ सब ईसाई धर्म, हम भी तुम भी, ये अंग्रेज हम भी तुम भी सेम धर्म, हम भाई भाई, ऐसा वैसा होगा। दूसरी चीज, जो लोकल रूलर से भी इंडियंस नाखुश रहेगा। अपने ही, आपने लगान देखी है, तो लगान मूवी में जब ये भुवन की पूरी टीम जाती है जब राजा साहब से विनती करने कि राजा साहब देखो लगान का वो मैच खेलने के लिए हाँ कर दिया भुवन, और ये कर दिया है, बड़ा टैक्स लगा देंगे, वो लगान 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो राजा साहब क्या बोलते थे? अब जो किया है बेटा भुगतो, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोकल गांव के लोग भी अब परेशान है अपने ही राजा से कि 10 रुपए में से 6 रुपए वो ले गए अंग्रेज, और तुम बचे हुए 2 रुपए भी लेके जा रहे हो, मैं खाऊं या जीऊं क्या करूं, ये हो रहा था। तो अब दोनों एंगलों से, तीनों एंगलों से क्या होगा? ब्रिटेन को ही फायदा होगा। इंडियंस आपस में डिवाइडेड रहेंगे और इंडियंस की लॉयल क्लास बन जाएगी जो ब्रिटेन के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। अब इसके बाद ब्रिटिश क्राउन को फिर से एक बार याद दिला दिया गया है, ब्रिटिश क्राउन ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी की सारी जितनी टेरिटरीज हैं वो ब्रिटेन क्राउन की हैं। दैट्स इट। मोनोपोली ऑफ ट्रेड जो हमसे बात हुई थी 20 साल वाली और कंपनी से, अब मोनोपोली की बात होगी। कंपनी सुनो, और भी लोग आने वाले हैं बेटा। कौन लोग आने वाले हैं? कोई और एडिनबर्ग से आएंगे, कोई और मैनचेस्टर से कोई और आएगा जो अपनी कंपनी खोल के अब इंडिया को लूटना चाहेगा। आने देना उन्हें, रोकना मत। अब मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, अभी ईआईसी, क्योंकि इंडिया को तो लूट चुकी है एकदम, ऑलमोस्ट 200 साल हो चुके हैं। सन 1608 से आए थे, 1813 हो चुका है, 2 साल से ज्यादा हो ही गए। तो 2 साल से तुमने इंडिया को लूटा है, अब तुम चाइना की तरफ जरा फोकस करो और एक्सपैंड करो, इधर पीछे जाओ। तो चाइना की तरफ अभी ईआईसी ही जाएगी, लेकिन इंडिया में और 200 साल हो गए, अब और आने तो लूटने दो, ये हो रहा था। साथ में कंपनी को बोला गया कि तुम्हारी मोनोपोली अब बस चाय में और रहेगी, बस चाय में कोई और व्यापार नहीं करेगा, चाय में, एक्सेप्ट फॉर टी।
चाय में जो व्यापार होगा वो खाली कंपनी करेगी, कोई और व्यक्ति अपनी कंपनी लाके इंडिया में व्यापार नहीं करेगा चाय के इसमें चाय में। चलो साहब, तो चाय में और चाइना में कंपनी की मोनोपोली ही रहेगी बस। लेकिन बाकी चीजों में और अंग्रेजी लोग आ सकते हैं अपनी कंपनी खोल के, EIC खोल लेगा कोई, EJC खोल लेगा कोई EFC खोल लेगा कोई, तो ये सारे लोग आएंगे और आगे इंडिया को लूट सकते हैं, बोलना मत कुछ भी। कंपनी ने कहा ठीक है चलो जा आजा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। अब जब इतना कुछ इन्होंने तामझाम फैला दिया, अब समझ में आया इन्हें गेम कि ओ ये गेम था। अब ये गेम क्या है, इन्हें अब गेम समझ में आया कि भाई ये इंडियंस परेशानी होने वाली है। कैसी परेशानी? परेशानी ये 1813 में जो हमने वेस्टर्न एजुकेशन सिखाई थी, वेस्टर्न एजुकेशन ये एजुकेशन जो आई है, अब क्या होगा, एक इंडियन जो पढ़ा लिखा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन में ही ट्रेन हुआ होगा, वो क्या सोचेगा कि यार इंग्लिश मैंने पढ़ी, साइंस मैंने पढ़ी, ये लिटरेचर मैंने पढ़ी, हिस्ट्री मैंने पढ़ी इनकी अंग्रेजों वाली, तो अब जब पढ़ने के बाद मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता क्या इनके एग्जाम में, मैं इस ऑफिसर के साथ में काम नहीं कर सकता क्या? ये इंडियन सोचेंगे। इंडियंस ये इतनी सारी बातें करेंगे कि यार अब तुम पढ़े लिख भी लिए और ये अंग्रेज तब भी हम अपने साथ ही रखते हैं। तो अब क्या हुआ, जो प्रॉब्लम जो ब्रिटेन ने पहले सॉल्व करनी चाहिए थी, वो प्रॉब्लम और अब बड़ी होने लगेगी धीमे धीमे, क्योंकि इंडियंस पढ़ लिख गए। इंडियन पढ़ लिख जाते हैं तो सोचते हैं कि हम राज करेंगे, हम लूट लें, लाओ थोड़ा सा, तो ये होने लगता है। अब ऐसे केस में वेस्टर्न एजुकेशन में हमने जब ये इनका पूरा सिस्टम आते हुए देखा, ये लोग आ गए सामने, इन्होंने कहा ओ ये तो हमने एक बहुत बड़ी, ये तो हमने जिन्न पैदा कर दिया, ये जिन्न तो हमें खा जाएगा, तो ये होने लग रहा था। अब पहली बात उन्होंने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को बोला, जो बॉम्बे मद्रास दो बड़ी जो हमारी प्रेसिडेंसीज थी, प्रांत थे, उनको बोला कि तुम अब कानून वानून मत बनाना, तुम्हारा काम नहीं है। कौन बनाएगा? ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इनका नाम चेंज हो चुका है, पहले इनका नाम था GGB, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब इनका नाम हो गया GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुछ 22-25 साल के लिए GGI साहब होते थे। पहले होते थे गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आगे आ जाएंगे वाइस रॉय। चलो, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ये थे जिनका नाम पहली बार चेंज हुआ GGB से GGI, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बस चलो साहब, अब फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब मानी जा रही है कि सरकार ऑफ इंडिया क्या है। सरकार ऑफ इंडिया क्या है? जिसमें जिसमें GGI है, GGI के साथ 1+4 लोग हैं, ठीक है, 1+4। तो ये जो 1+4 है बॉडी अब मानी गई पहली बार ऑफिशियली लिख के कि ये है सरकार ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये बोली जा रही है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इसको, ठीक है साहब। GGI टू हैव ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर इंडिया की सारी फोर्सेस, इंडिया के सारे कानून, इंडिया के सारे रिसोर्सेस, हर चीज पे इंडिया का सबसे बड़ा हक किसका? GGI साहब का। वो कौन है पहले वाले? हमारे विलियम बेंटिक, ये साहब है। ओके साहब, ठीक है। अब लेकिन इंडियंस पढ़ लिख रहे हैं, इंडियंस तो पढ़ लिख गए। इंडियंस ने कहा कि क्या हो क्या रहा है, ये कैसे गेम, हमारा गेम ही रिग्ड है भाई हमारे लिए, तो हम तो खेल ही नहीं सकते वाला गेम। तो अब ये इंडियंस ने बोलना शुरू किया कि ओ भाई ओपन कंपटीशन ये कौन देगा हमको? हमारे इंडिया में तुम लोग अफसर लोग आते हो, अंग्रेज लोग 50-60 हजार जितने सारे तुम लोग हो, यहाँ पे बड़े बड़े अफसर हो, तुम लोग बाहर से आते हो, ठीक है। कहां से आते हो तुम लोग? लंदन से आते हैं। लंदन से, अच्छा आ रहे हो, ठीक, कैसे आ रहे हो? इंडियंस पढ़े लिखे, अब ये भी है, इंडियंस पूछ रहे हैं सवाल सीधा। तो अफसर बोल रहा है कि क्यों, तुम्हें क्या मतलब है कि हमें भी आना तुम्हारी जगह पे? तो अंग्रेज अफसर कह रहा है कि तुम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कि एग्जाम होता है उसके लिए, तो एग्जाम हम भी तो भाई हम भी लिख लेंगे। अब जो एग्जाम हुआ, ये एग्जाम सिविल सर्विसेज के लिए था, सिविल सेवा के लिए, और कंपनी की जो EIC कंपनी की जो सिविल सेवाएं होती थी, बड़ी ही भयंकर होती थी। बहुत ही ज्यादा लोग मानते थे कि यार इंडिया वाले EIC में अगर हमारा बेटा अफसर बन जाए तो अरबपति बन के ही बाहर आएगा, ये माना जाता था। अब इंडियंस ने कहा अगर ऐसा ही गेम है, इधर आओ, लाओ दिखाना जरा क्वेश्चन पेपर कैसा आता तुम्हारा, लाओ PYQ दिखाओ। PYQ कैसे होते हैं? PYQ में देखा इन्होंने, PYQ में जो ये एग्जाम होता है, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज, इन सिविल सर्विसेज। इस एग्जाम में ग्रीक पूछी जाती है, लैटिन पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, फ्रेंच पूछी जाती है। ये लैंग्वेज पूछ रहे हो इंडिया में अफसर बनने के लिए? ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? इंडिया में अफसर आदमी अगर कोई बन रहा हो तो उसको क्या लैंग्वेज आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, जो जो बड़े बड़े प्रांत हैं, तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए। ये लैंग्वेज चलेंगे हमारे यहाँ? कि ये सब ग्रीक लैटिन पढ़वा रहे हैं, फ्रांस ये फ्रेंच पढ़वा रहे हैं लैंग्वेज वहां पे अफसरों से कह रहे हैं अफसर जब तक ये लैंग्वेज नहीं आएगी तो अफसर नहीं बन सकते। अब इंडियंस ने कहा हमें भी गेम खेलना है, इधर आओ जरा, ये एग्जाम यहाँ होना चाहिए, इंडिया में कराओ उसको। लंदन ने कहा बिल्कुल नहीं कराएंगे, एक सवाल ही नहीं, पेपर लीक हो गया तो
तुम्हारे इंडियंस का पता नहीं। तो इंडिया, ये जो पेपर होता था ओपन कंपटीशन, ये एग्जाम कहां होता था? लंदन में। इंडियन कुछ पढ़े लिखे तो थे ही, जो कुछ सेगमेंट लोग था, लोगों का था जो पढ़ा लिखा था, वो अमीर भी था, जो लंदन जा सकता था, जाके वहां एग्जाम लिख सकता था। रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली, है ना, जब ये लोग वहां गए, वहां जाके इन्होंने एग्जाम लिखा, एग्जाम क्रैक भी कर लिया उन लोगों का। तो मतलब क्या है, कुछ लोगों ने तो जाके एग्जाम क्रैक किया ना, लेकिन उस समय पे ये अलाउ नहीं हो रहा था। 1833 में कानून में आ गया है, 1833 के चार्टर एक्ट में लिख दिया गया है क्या, कि अब ओपन सिस्टम होगा कंपटीशन का, सिविल सर्विसेज का, उसमें इंडियंस भी एग्जाम लिख सकते हैं लंदन आके। और ऑपोजिशन कौन कर रहा था इस चीज को? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो वहां लंदन बैठे हुए थे, वो कहते थे कि ना ना ना, ये हमारे बेटा बेटियों के अफसरों के बनने के लिए एग्जाम था। ये कौन आ रहे हैं अंग्रेज, ये इंडियंस लोग आएंगे यहाँ पे एग्जाम देने हमारे साथ? पॉसिबल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, कैसे आ सकते हो तुम लोग, नहीं आना चाहिए। तो अब इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा सर मेरी बात मान लो, मत इंडियंस को रखो इसमें, सिविल सर्विसेज में नहीं, सिविल सर्विसेज में नहीं 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 नहीं, कंपनी के सिविल सर्विसेज में कोई नहीं आएगा इंडिया। ब्रिटेन सरकार ने बोला चलो ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी से, नहीं जाना चाह रहे हो झेलोगे, अपने आप पाओगे बेटा, अपने आप पीटे जाओगे। अब ये बोलना शुरू कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तुम जो वहां बैठे हो विलियम बेंटिक साहब, तुम्हारे पास काम क्या है? कानून बनाओ, चलो। लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इंडिया, सारी सारी पावर इनके पास, जीजीआई के पास रहेगी, क्योंकि बॉम्बे मद्रास से पावर छीन ली गई है। उनके गवर्नर्स अब कानून वानून नहीं बनाएंगे। ईआईसी का काम अब खाली खाली एक प्रशासनिक बॉडी बन के रह गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज। अब कोई व्यापार लेन देन छोड़ दो, तुमने कर लिया, सन 1608 से आए हुए हो यहाँ पे, इंडिया को लूट रहे हो, अब तुम्हारा सिस्टम जितना तुमने बना लिया है, इसको ही पहले चला लो, बस इतना ही काम कर लो। अब 1833 के बाद जितने भी कानून आएंगे इस देश में, जो जीजीआई साहब बनाएंगे, जीजीआई साहब, उसको बोला जाएगा एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेगुलेशन V11, रेगुलेशन 7 है ना, 7 ऑफ कैलकटा, ये क्या लिख रहा हूं मैं? 1830 मान लो। ये कोई एक्ट होगा, ये कोई कानून होगा जो जीजीआई साहब ने बनाया होगा, लेकिन ये कब आया था? 1830, इस चार्टर एक्ट से पहले। तो इसका नाम होगा इसका नाम होगा रेगुलेशंस, इसका बोला जाएगा रेगुलेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून जो जीजीआई साहब लेके आते हैं इंडिया के लोगों के लिए बाद में, इस ईयर के बाद से, तो हम उसको बोलेंगे एक्ट। यानी कि अगला इसका नाम 1833 के बाद क्या चेंज हो जाएगा? एक्ट 1 ऑफ 1834, कुछ ऐसा नाम होगा। जीजीआई साहब जो कानून बना रहे हैं, तो इस तारीख के बाद से कोई भी कानून जो बनेगा उसको एक्ट बोलेंगे, प्रॉपर एक्ट बोलेंगे। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 जो भी है। और बॉम्बे मद्रास वाले कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे खाली खाली यही करेंगे, जीजीआई साहब करेंगे, इन्हीं का पूरा दारोमदार है। बस ये कहानी है। इसके बाद 1853, बहुत अब पास आ चुके हैं। अब ब्रिटेन सरकार ने बोला कि बेटा बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, बहुत बुरी तरह पीटे जाओगे, बात समझ लो, इंडियंस अब झेल गए तुमको, इंडियंस अब समझ गए हैं कि गेम रिग्ड है। 1813 से हमने तुमको इनको इंग्लिश पढ़वाना शुरू किया है, 1813 से 1853, 40 साल हो गए। अब ये इंडियंस लोग पढ़ लिख के, इनकी पीढ़ी पैदा हो चुकी है और पीढ़ी की अगली पीढ़ी पढ़ रही है। ये अगर इंडियंस अब अगर खुश नहीं रहे तुमसे, तो बहुत मारेंगे तुमको और गाड़ देंगे तुमको उसी किले में, वहीं उसी जगह पे जहां 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 तुम चला रहे हो ना कलकत्ता से कानून। तो क्या हुआ, अब जो ओपन कंपटीशन था इन सिविल सर्विसेज, वो खोल दिया गया। कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, वो इंडियंस के लिए अब थ्रोन ओपन है, अब आ गया सामने। अब इंडियंस करेंगे सर्विस, अब इंडियंस पढ़ेंगे लिखेंगे, यूपीएससी वहां का एग्जाम उनका जो भी था, ये आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको वो क्रैक करेंगे, क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, दो तरह की सर्विसेज हैं, कोवेनेंटेड, अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड मतलब क्या होती है? हायर सर्विसेज, हायर, ऊंची वाली, ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून में लिखी जाती है कि हाँ साहब आईएएस जैसी सर्विस होगी, एक IAS जैसी सर्विस एक होगी, तो ये कानून के द्वारा बनी गई है। ठीक है, ये लोअर सर्विस हो गई। अनकोवेनेंटेड मतलब हो गई कोई मान लो कुछ भी ऐसा ग्रेड सी ऑफिसर हो गया, कोई क्लर्क हो गया, कोई कुछ हो गया, जो अदरवाइज क्रिएट हो जाती है किसी ऑफिस के बनने के बाद, कि साहब इस ऑफिस में एक हमें स्टाफ चाहिए, एक पियोन चाहिए, क्लर्क चाहिए, एक पीए चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो ये सारे बाद में अनकोवेनेंट कहलाती है। अब कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को अब इंडियंस के लिए खोल दिया गया है। अब तुम्हें बताना है पहला इंडियन कौन थे जिन्होंने क्रैक किया था आईसीएस, इनका एग्जाम। ठीक है, नाउ ये कैसे तय हुआ, ये पूरा गेम, ये गेम तय हुआ मैकॉले कमेटी की वजह से। मैकॉले कमेटी ने कहा था, कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, मैकॉले साहब आए थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े एकदम हीरो आदमी, तो इन्होंने कहा कि अबे
इंडियंस अब पढ़े लिख गए हैं भाई। सड़क पे देखो वो लोग क्या बातें करते हैं, तुम चौराहों पे, मोहल्ले में, गली में, दुकानों के आगे ये लोग बातें करते हैं कि अंग्रेज अंग्रेज सारे ऑफिसर हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। अब इनको दे दो भाई, इंडियंस को पढ़ने दो, इंडियंस पढ़े लिख गए हैं, इनको एग्जाम लिखने दो ये, ठीक है साहब। अब कोड ऑफ डायरेक्टर की अब नहीं चली। बस गवर्नर जनरल का काउंसिल जो था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इनको इनको बोला गया तुम कानून बनाते भी हो, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये सारी जो तुम्हारे एक्ट 1 और एक्ट 2 एक्ट 3, और कानून का पालन कराते हो भाई तुम लोग, क्या क्या कर लेते हो तुम लोग। तो गवर्नर जनरल ने बोला सब कर लेता हूं मैं, तो क्या मेरा पूरा काउंसिल है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कर लूंगा। तो इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे दो काम अलग अलग है। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है वही 1+4 वाली बॉडी काउंसिल, इसका एक काम होता है लेजिस्लेटिव और इसका एक काम होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो तुम एक बार तो कानून बनाते हो और फिर उसको लागू भी कर लेते हो, तो तुम सरकार भी हो और तुम पार्लियामेंट भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल। इन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता हमारे यहाँ। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा चेंज करो इसको। कैसे करोगे इसको चेंज, तुम और लोग बिठाओ अपने साथ, 6 नए मेंबर लेके आओ, जो 1+4 की जो बॉडी है, ये बॉडी +6, ये 6 लोग और जोड़ लो। ये 6 लोग क्या हुए, अब जब ये पूरा ये टीम बैठेगी, ये वाली टीम, गवर्नर जनरल, फिर उनके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, कोई होम सेक्रेटरी होगा, कोई डिफेंस सेक्रेटरी होगा, कोई फॉरेन सेक्रेटरी होगा, ये ऐसे ये 4 लोग तो इनकी सरकार है, ये प्रॉपर सरकार है, मंत्री हैं। अब इनके अलावा तुम 6 लोग यहां बिठाओ और साथ में, और ये जो पूरी जो बॉडी है, ये बॉडी को कहलाई जाएगी, ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, देश की पार्लियामेंट, इंडिया में जो है, क्लियर। जैसे हमारे यहां लंदन में होता है, तुम गवर्नर साहब ऐसे ही यहां भी करो। पार्लियामेंट में सारे एमपी एमएलए होते हैं, सॉरी एमएलए तो नहीं होते, एमपी होते हैं। ये सारे एमपीज में से कुछ लोग होते हैं जो सरकार में होते हैं, मंत्री कहते हैं उन्हें हम। तो ऐसे ही तुम अपने यहां बनाओ, ये 6+4+1, तुम सारे जितने लोग हो, तुम सारे लोग मिलकर पार्लियामेंट की तरह बिहेव करो, वहां पे डिबेट करो, डिस्कशन करो और चीजें करो। अब इन्हीं जो हमारे ये जो 6 हैं, इन्हीं 6 में से 4 इंडियन को रख लो, इंडियंस को रख लो। ये कहां से आएंगे, 4 आउट ऑफ 6 गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो 6 में से 4 हैं, इनमें से इन 6 में से तुम बस 4 रख लो इंडियंस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, यहां की सरकारों से कुछ कुछ एक आधा आदमी ले आओ इंडियन, तो तुम्हें लगता हो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा अच्छा भाई है, तुम्हारा अच्छा सहयोगी बन गया है, तुम्हारा दोस्ती यारी हो गई उससे, उसको बुला लो यहाँ ऊपर। क्या क्या ही उसको लगेगा, वो तो बहुत अच्छी जगह पे आ गया है, उसको मजा आएगा यहाँ पे आने में, और इंडियंस तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो आईसीएलसी लिखा हुआ है ना, इसी का नाम है देश का पार्लियामेंट, बस यही है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये उस समय पे देश की केंद्र है, देश का पार्लियामेंट है। क्या है आईसीएलसी, 1+4+6। आईएलसी मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये कानून बनाने वाली बॉडी देश के लिए, वो कौन सी है, 1+4+6 पूरी। इसमें से 1+4 क्या है, सरकार है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो इस पूरे के द्वारा बनाए हुए कानूनों को पालन करवाएगी, बस ये, ठीक है। लेजिस्लेशन इज ट्रीटेड एज सेपरेट फंक्शन, और इसीलिए हमने बोला तुम 1+4 के साथ जब 6 और बैठेंगे, जिन 6 में से 4 इंडियंस हैं, तुम ये सारे लोग मिलकर पार्लियामेंट की तरह बिहेव करो, तब लोगों को लगेगा हाँ देखो साहब इंडियंस भी देखो शामिल है तुम्हारे साथ, ये होना चाहिए। अब हो ही जाता, सही सब कुछ हो जाता, 57 हो गया, गदर हो गई। मंगल पांडे जी, रानी रानी हमारी रानी झांसी, सब लोगों ने लड़ाई लड़ दी और पूरा एकदम बिगुल बजा दिया, और एकदम जो बहादुर शाह जफर को उठा के लेके चले गए दिल्ली और जाके बिठा दिया उन्हें कि मुगल साम्राज्य चलेगा वापस, कोई अंग्रेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बाद में फिर अंग्रेजों ने धुलाई करी सबकी, और अंग्रेजों ने बहुत बेरहमी से इस पूरे आंदोलन को कुचल दिया। 57 में गदर हो गई। गदर जब हुई, गदर के बाद अंग्रेजों ने कहा कि ये क्या हुआ यहाँ पे, अभी ये हमने क्या लड़ाई लड़ी अभी भाई, ये क्या, ये तुम लोग अभी चल रहे थे ठीक ठाक अच्छे खासे इंडियंस, तुम्हें क्या हो गया एकदम से। तो इंडियंस ने कहा कि बताएं तुम्हें क्या हो गया, बताना शुरू करें, कहां से बताना शुरू करें। तो अंग्रेजों ने कहा हाँ ठीक है पता है, शांत रहो। अब जब ये रिपोर्टें गई वहां लंदन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने जब लिख के दिया कि मालिक बताएं आपको क्या हुआ इंडिया में, तो भाई ब्रिटेन सरकार ने पूछा क्या हो गया। उन्होंने कहा वहां बगावत हो गई, म्यूटिनी हो गई वहां पे, बगावत, वहां पे रिवोल्ट हो गया है। रिवोल्ट मतलब क्या होता है, रिवोल्ट मतलब होता है कि पूरा बिगुल बजा डाला है, मेरठ से लेके इधर दिल्ली तक, झांसी तक, इस पूरे एरिया में जो है लोगों ने एकदम हाय हाय कर दिया, और अंग्रेजों को बोल दिया कि अंग्रेजों मुर्दाबाद, अंग्रेजों हाय, सब कुछ खत्म। अंग्रेजों ने कहा ये कैसे हो गया एकदम से, एकदम से नहीं हुआ, तो बहुत समय से हो रहा है, आपने इग्नोर किया है। अच्छा अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, क्राउन रूल,
इस कंपनी को फायर कर देते हैं, कंपनी नहीं चाहिए अब से, कोई गवर्नर जनरल कोई कुछ नहीं, गवर्नर जनरल गवर्नर गवर्नर कुछ नहीं, सब बंद करो इनको, अब से नया आदमी बैठेगा, नया आदमी नया कोट पहनेगा, वाइस रॉय बोला जाएगा उसको। अच्छा, मतलब कि अब डायरेक्ट क्राउन का रूल आएगा, अब डायरेक्ट जो रानी है क्वीन विक्टोरिया, अब क्वीन विक्टोरिया का क्राउन अपने डायरेक्टली कंट्रोल करेगा इस इंडिया की टेरिटरी को, जो कंपनी ने जो कमा के दी थी। अब याद करना, उसी मैप पे चलो वापस, जो हमने शुरू में देखा था ऊपर, कहां गया मैप, कहां गया मैप, कहां गया, ये रहा। अब जितना ये पिंक पिंक यहां अभी तक सेट हो गया है, जितना जितना तुम्हें ये पिंक दिख रहा है, ये पिंक ये पिंक ये पिंक, ये सारा का सारा पिंक जितना एरिया है पिंक वाला, मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि तुम बाद में अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो इस पिंक वाले एरिया में जितना कंपनी ने 1857 तक जितना टेरिटरी कब्जा कर ली थी, अब उतना ही कब्जा रहेगा। क्राउन रूल में कभी भी और कभी ब्रिटेन ने आगे चल के बढ़ के कुछ और टेरिटरी को कब्जा नहीं किया है, क्राउन रूल में नहीं किया गया है। कंपनी रूल में जब तक ईआईसी यहां पे एक्टिवेटेड थी, ईआईसी के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग थे, इन्होंने पूरा एक्सपैंड किया। राजा को हराया, उसकी टेरिटरी ले ली, उससे दोस्ती कर ली, उसकी टेरिटरी ले ली, सब्सिडरी अलायंस कर दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कर दिया, कुछ ना कुछ कर के इन्होंने खूब सारी टेरिटरी आजमा ली, हथिया ली। अब जो टेरिटरी है जितनी पिंक 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 पिंक, बस उतनी ही ब्रिटेन की है, वही ब्रिटिश इंडिया कहलाता है। इसके बाद 1858 के बाद कोई और नई टेरिटरी कब्जा नहीं करी है ब्रिटेन ने, ठीक है साहब। अब जो पिंक वाले एरिया में जो अभी तक जितना भी राजपाट होता था कंपनी का, अब वो कंपनी का नहीं रहेगा, अब वो रहेगा किसका, डायरेक्ट हमारे ब्रिटेन के क्राउन का। अब चलो साहब, अब कैसे होगा, तो जो जीजीआई साहब पहले हुआ करते थे, इनका डेजिग्नेशन करो चेंज पहले तो। अब से तुम कहलाओगे वाइस रॉय। वाइस रॉय माने क्या होंगे, ये वाइस टू द क्राउन, सेकंड टू द क्राउन, टू द रॉयल्टी, वाइस रॉय, ठीक है। सेकंड है क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये इंडिया में, और बड़े साहब है। पहले देखो वो लोग पहनते थे लाल लाल कोट पहनते थे एकदम बढ़िया, वो फीते से बांधने वाला। अब ये जो लोग आए ये ज्यादा थोड़े स्मार्ट से मॉडर्न से आ गए, तो ये वाइस रॉय साहब जो आए हैं ये बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग पे सबसे पहले वाइस रॉय, ठीक है। ये उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनका नाम चेंज हुआ, अरे तुम इधर आओ, तुम बनोगे वाइस रॉय बनोगे अब से, ठीक है साहब। नई वर्दी, हाँ नई वर्दी बनेगी तुम्हारी, नया छड़ी बनेगी तुम्हारी, नया कुर्सी बनेगी तुम्हारी, ठीक है साहब, ओके। अब सरकारी हैं हम पूरे, प्रॉपर सरकारी हैं, हाँ प्रॉपर सरकारी हैं, कोई कंपनी के कोई अधिकारी नहीं रहे अब तुम, अब खाली तुम अब एक ब्रिटेन इसके क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो इंडिया में, और तुम ही सबसे बड़े आदमी हो वहां पे, ठीक है साहब। कहाँ बैठना है मुझे, वहां बैठो, कलकत्ता बैठो जाके, ठीक है साहब, जा रहा हूं। ये हुआ। अब एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ, ये क्या है साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक नई बॉडी बनी। अब ये क्या है, ये है एक मिनिस्टर इन ब्रिटेन गवर्नमेंट, ये सब हुआ 1858 में। उस पूरी क्रांति को कुचलने के बाद, 57 की गदर को निपटाने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने एक नया एक्ट बनाया था जिसका नाम था एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिस्टम वही का वही है, बस नाम वाम चेंज किया थोड़ा सा, उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, चलो इसको हम ले रहे हैं, लाओ कंट्रोल हम करेंगे, कंपनी को भगाओ पहले। तो एक नया मिनिस्टर बैठा करेगा जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, मंत्री, इमेजिन करो, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया मिनिस्टर, ये है वो व्यक्ति, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कहां बैठेगा, ये लंदन में बैठेगा, मिनिस्टर है ये ब्रिटेन की सरकार में, और ये वहां लंदन में बैठ के ब्रिटेन की सरकार में वेस्टमिंस्टर हाउस में जो इनका पार्लियामेंट होता है, इनका इन लोगों का, ये वहां पे जाके पीएम के बगल वाली कुर्सी पे जाके बैठेगा और पार्लियामेंट में सबके सामने सारे एमपीज को बताएगा कि साहब मैं हूं इंडिया का मिनिस्टर, और मेरे डिपार्टमेंट ने, मतलब मेरी मंत्रालय ने इस समय इंडिया को इतनी बार ऐसे ऐसे लूटा है। ये प्रॉपर एक ऑफिस बनाया गया है, इस ऑफिस में विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल दे दिया गया ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस मंत्री को मिले हैं 15 अफसर लोग, 15 मेंबर काउंसिल, 15 ऑफिसर लोग मिले हैं इस एक मंत्री को काम कराने के लिए कि इंडिया को कैसे चलाना है। भाई ये वाइसरॉय जो हमने भेज रखे हैं कलकत्ता में, इसको कैसे क्या क्या बातें बतानी है, तो वो सेक्रेटरी, वो मंत्री प्लस उनका 15 मेंबर का काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको टू असे ये अब पूरी बॉडी अपने आप से डिसाइड करेगी कि वाइसरॉय क्या करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा, ठीक है साहब। इसी एक्ट ने खत्म कर दिया ईआईसी को, गेम ओवर, ट्रांसफर्ड ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, किसको टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन की गद्दी को, ब्रिटेन की तख्ती को, ब्रिटेन के तख्त को किसको मिल गई पावर, अब ब्रिटेन की सरकार को, प्रॉपर जो वहां की सरकार है उसको मिल गई।
इनको सबको छुट्टी कर दी इनकी। डबल गवर्नमेंट जो बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज एबॉलिश्ड, हो गया, सेवा समाप्त, कंपनी गई, आप लोग भी जा सकते हैं अपने घर, चलो थैंक यू वेरी वेल, हो गया तुम्हारा काम। ये हुआ है क्लियर। मतलब अब से कोई कंपनी नहीं, कोई कोई कंपनी का अफसर कुछ नहीं, अब डायरेक्ट सब लोग सरकारी अफसर हैं जो ब्रिटेन के यहां से आए हुए हैं। अब प्रॉब्लम यहां से बढ़नी शुरू होती है। 3 एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, क्योंकि क्या हुआ था 57 में गदर हुई, रिवोल्ट हुआ, एक अंग्रेजों को लगा कि यार ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो बाद में रिपोर्टें बनी इसकी कि क्यों हुआ, जरा इसकी स्टडी करो पूरी। और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमें बताओ ये क्यों हो सकता है और आगे क्यों, आगे नहीं हो तो क्या करें उसके लिए। तो रिपोर्टों में पता चला कि तुम लोगों ने इंडियंस को पढ़ा लिखा तो दिया और बाद में तुम लोगों ने इन इंडियंस को अपने साथ रखा ही नहीं कभी। हाँ तो क्या हो गया, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना था, तुम इंडियंस को रखो अपने साथ। यहां पे जरूरत यह फील हुई कि इंडियंस, टू इंक्लूड इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। जब तक लोगों को फील नहीं होगा इंडियंस को कि कानून उन्हीं के लिए बन रहा है, उनके द्वारा ही बन रहा है, तब तक इंडियंस ना खुश रहेंगे। क्या होगा इससे, क्या करें सॉल्व इसको करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि इंडियंस को फील कराओ कि उनका प्रतिनिधित्व हो रहा है। कैसे कैसे होगा, एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो हमने 1+4+6 की बात करी थी ना, +6 वाली बात, अब उस +6 में से और लोग जोड़ो, +6 में और इंडियंस को जोड़ो। 3 इंडियंस वर नॉमिनेटेड। कोई वाइसरॉय को बोल दिया गया, वाइसरॉय उस समय कैनिंग वैनिंग जो भी थे, ये और भी कोई रहे होंगे, कि तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त हैं, उन्होंने कहा हाँ, वाइसरॉय ने कहा मेरे दोस्त बन गए, कौन कौन है, इन्होंने कहा मेरे दोस्त हैं राजा ऑफ बनारस। वाइसरॉय का दोस्त तो राजा कोई और बड़ा आदमी होगा, बड़ा इंडियन, तो राजा ऑफ बनारस है, महाराजा ऑफ पटियाला है, सर दिनकर राव, इनका नाम ही सर, इनका नाम इंडियन के आदमी नाम क्या सर लगा हुआ है, तो ये ब्रिटेन के फेवरेट लोग हुआ करते होंगे। तो इन्होंने कहा इनको रखो भाई अपने साथ, ऐसे लोग तुम्हारे लॉयल हैं ये इंडियंस, ये इन लोगों को अपने साथ जोड़ो इसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, इन लोगों को लगेगा कि हाँ हमारा भी रोल है इसमें। अब एक नए नए काउंसिल बनाओ नए नए एरियाज के लिए, जो एरिया अपने आप में काफी बड़े हो गए, जैसे बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी समझ में आता है क्या होता है, उधर अफगान वाला एरिया, सिंध वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उधर का एकदम ऊपर का लाहौर के आगे का एरिया, तो एनडब्ल्यूएफपी उसको भी एक प्रांत घोषित करो अपने आप से। फिर पंजाब अपने आप से काफी बड़ा हो गया, पंजाब को भी घोषित करो एक अपने आप से प्रांत, और इन प्रांतों में अपने अपने काउंसिल बना दो, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऐसे ही इन प्रांतों में अपना 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 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। चलो साहब ठीक है, वाइसरॉय साहब तुम ध्यान देना, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। कि क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ये है अगर कोई बड़ी आपदा आ गई, इमरजेंसी कुछ हो गई, जैसे ये हुई थी 57 वाली गदर, तो ऐसे केस में तुम ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकते हो। ऑर्डिनेंस 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 माने क्या होता है, अध्यादेश, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह लो उसको, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ऑर्डर इक्वल टू लॉ, इक्वल टू लॉ, ठीक है। ऐसा कोई अगर कोई आपदा आ गई, कुछ हो गई, इमरजेंसी चल रही है, तो ऐसे ऑर्डिनेंस ऐसे कोई लागू कर देना, कुछ भी घोषित कर देना, बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 महीने ही है। ये हमारे संविधान में आज भी है, ये एग्जैक्ट चीज हमारे संविधान में है। पर हमारे संविधान में ऐसा होता है, ऑर्डिनेंस जब आता है उसको पार्लियामेंट से बाद में पेश भी होना पड़ता है, पार्लियामेंट ने अगर उसको अप्रूव नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस मारा जाएगा। ठीक है साहब। अब जो हमने पहले बॉम्बे मद्रास को पूरी पावर उनको छीन रखी थी कि तुम लोग कानून नहीं बनाओगे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, उनको वापस दो कानून बनाने की ताकत, उनको दोबारा चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर जो है मद्रास की, बॉम्बे की, इन प्रेसिडेंसीज को अपने आप फिर से ताकत दो कि तुम लोग अपने अपने कानून बना सकते हो अपने अपने एरिया में। तुम भाई प्रेसिडेंसी तुम्हारी छोटी नहीं है यार, बॉम्बे स्टेट बहुत बड़ा था उस समय पे, मद्रास स्टेट बहुत बड़ा था, उसमें उसमें तमिलनाडु का एरिया था, उसमें आंध्रा का एरिया था, इवन उसमें केरला का भी एरिया था, तो इवन तेलंगाना का एरिया भी था, तो उसमें हमारे मद्रास जो हमारी प्रेसिडेंसी थी। तो इन बड़े बड़े एरियाज में जो गवर्नर साहब हैं उनसे पूरी पावर छीन के बैठे हुए हो तुम लोग, और खाली 1+4 अपने अपने बनाते कानून कलकत्ता वाले। तो अब एक काम करना, जो ये प्रेसिडेंसीज हैं तुम लोग इनको भी पूरा पूरा मौका दो कि तुम अपने आप से अपने एरिया में कानून बना लो। ये हमारे यहाँ अब झलकता है, अब दिखता है, जब प्रोविंसेस को, स्टेट्स को पावर देते हैं कि तुम कानून बना रहे हो अपने यहाँ पे। यूपी अपने आप कानून बनाता है ना अपना, एमपी अपने यहाँ कानून बनाता है अपने यहाँ, कोई हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, कोई ये जितने सारे स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स अपने आप से अपने अपने कानून बनाते हैं अपने अपने एरिया में। तो वही चीज है ये, वो अब अप्लाई हो रही है। चलो साहब आगे चलते हैं, और क्या बच रहा है इसमें। तो अब आ गया अगला इंडियन काउंसिल एक्ट, एक और 1892। अब यहां पे इंडियंस को और 30 साल के आसपास हो चुका है, इंडियंस को और ज्यादा अंग्रेज कह रहे हैं इनको लाओ अपने साथ बैठाओ, इनको यहाँ ऊपर ही रखो इनको, क्योंकि अगर इंडियंस नाखुश रहे हमसे तो पूरा गेम ओवर है। अगर इंडियंस नाखुश हुए तो मतलब ब्रिटेन भागी, फिर तो भगाए जाएंगे हम तो। अब क्या हुआ, एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हर एक वर्ड सुनना ध्यान से, जो 1+4+6 है, ये तो नंबर अलग है, और ये जो पूरा 6 है,
तो ये 6 जो है ये है नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, है ना। अब भले ही ये 6 इन 5 से ज्यादा हैं, लेकिन ये नॉन ऑफिशियल है, तो अगर ये 6 मिलके कुछ भी चीज पे नो बोल दें, वो चीज तब भी पॉसिबल है, क्योंकि 1+4 ऑफिशियल है। जो 1+4 है ना, ये लोग ऑफिशियल है, ऑफिशियल। ये 6 लोग रिप्लेस होते रहेंगे, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, हटो हटो, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन ये जो 6 नॉन ऑफिशियल, भले ये ज्यादा हैं, ये 1+4 की ताकत से छोटे हैं। 1+4 जो एक्चुअल में जो हमारा हमारा वाइसरॉय प्लस उनका पूरा मंत्रिमंडल और पूरा ये इनके साथ पूरी सब फोर्स, ये हैवी है क्योंकि ऑफिशियल है। ये लोग सारे नॉन ऑफिशियल हैं। अब जो इंडियंस बढ़ाए जाने थे वो इसमें बढ़ाए जाने थे। हम इंडियंस कह रहे हैं तुम यार सरकार का हिस्सा हमें बनाओ यार, तुम यहां में बिठाओ, इनके साथ बिठाओ। अंग्रेजों ने कहा चुप रहो, तुम्हें यहां बिठा लिया ना, इतना बहुत है, चलो शांत रहा करो। तो अब ये प्रॉब्लम थी, हम इंडियंस मांग रहे थे उनसे डेयरी मिल्क सिल्क, और वो हमें दे रहे थे लॉलीपॉप। तो हमने कहा ना, नो ना करे जनाब, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना है। अब नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ कुछ का हुआ, नॉमिनेशन भी हुआ। यहां 6 वाले में, इसमें 6 की जगह 8 कर लो, 12 कर लो, इतने इतने लोग आ पा रहे थे बस, ठीक है। तो यही लोग जो आ रहे थे, इसमें कौन कौन लोग आ रहे थे, नॉमिनेशन के द्वारा आ रहे थे, नामांकन किया जा रहा था इनका, कोई है किसी का दोस्त, हाँ कोई आ सकता है तो आ जाओ यहां पे। तो सेंट्रल में बाय वाइसरॉय के द्वारा, जो 1+4+6 है, और बाकी जितने प्रोविंसेस हैं हमारे, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आसाम, NWFP, पंजाब, ये सारे प्रोविंसेस में जो अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, 1+2+5, 1+3+4, कुछ ऐसा हो सकता होगा इन सारे प्रांतों में। तो उन प्रांतों में गवर्नर साहब करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे इंडियंस का इन द नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी। ऑफिशियल में तो कोई नहीं आ रहा इंडियन अभी तक, ले ही नहीं रहे, वो मंत्री बना ही नहीं, ये खाली बस उन्हें MP बना के बिठा दिया है, पर खाली मेंबर पार्लियामेंट जैसे हो, तुम बैठे रहो चुपचाप, हाँ ना करते रहना, जाओ आगे जाओ बस। सिस्टम ऑफ बजट पहली बार ब्रिटिश इंडिया में आना शुरू हुआ, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में ये 1860 में आ गया था, जब 30 साल पहले, इस एक्ट से 30 साल पहले 1860 में बजट आना शुरू, बजट पेश होगा इंडिया का, इंडिया का बजट ऐसे ऐसे होगा, इंडिया में खर्चा यहाँ होगा, इंडिया में टैक्स ऐसे लगेगा, जो भी होगा। ये पेश कहां होता था, लंदन में पेश होता था। लेकिन इसमें इस एक्ट ने क्या बोला, इस एक्ट ने बोला कि फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये है पूरा 1+4+6, इस पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इतनी ताकत तो दे दो कि इस बजट को वो डिस्कस कर सके, इस बजट पे वो वोट कर सके, कुछ भी कर सके। तो अब बात क्या हुई, आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो इस 1+4 से। जो बजट पेश हुआ है, वो बजट, उस बजट पे क्वेश्चन होगा, ये 6, 7, 8 लोग पूछ सकते हैं इन लोगों से कि अबे डिफेंस में इतना खर्चा कर रहे हो, एजुकेशन में नहीं करोगे। ये 6, 7, 8 लोग पूछ सकते हैं कि तुम लोग यार ऐसा कानून क्यों बना रहे हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आ रहे हो यार, तुम लोग ये उल्टे सीधे सारे कानून कर रहे हो, ये मत करो ना। तो ये 6 जो लोग हैं, अब 6, 7, 8 कुछ भी नंबर हो सकता है, ये नॉन ऑफिशियल नंबर है। तो ये लोग अब सवाल जवाब कर सकते हैं इन लोगों से, एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये हमारे आज होता है, MPs लोग सवाल पूछते हैं, किससे किससे, सरकार से सवाल पूछते हैं। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये रिटन में या ओरल सवाल ये ऐसे दागते हैं और मंत्री का जवाब देना पड़ता है। ये लॉ है हमारे यहाँ, यही कानून है, ठीक है, ये संविधान में है ये सब। नाउ इस एक्ट ने पहली बार समझना शुरू करना क्या हुआ, इस एक्ट ने क्या किया, एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन पहली बार लेके आए ये, फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन वर्ड जो है भले ही नहीं दिख रहा हो तुम्हें, पर इलेक्शन वर्ड नॉमिनेशन के तहत आने तो लग गया। कैसे कैसे, कुछ जो नॉन ऑफिशियल सीटें थी, ये वाली सीट 6 वाली सीट, तो इनको भरी जा रही थी, ये इसको कौन भर रहे थे, इसको भर रहे थे कौन, वाइसरॉय साहब, गवर्नर साहब अपने अपने जगह में। तो नॉन ऑफिशियल जो सीटें हैं कुछ तो भरने लग गई, कम से कम वर्ड इलेक्शन का भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से कुछ देखने लगा कि हाँ इंडियंस जो है कुछ पहुंचते हैं। और इनके मतलब जो वाइसरॉय साहब हैं, वाइसरॉय साहब को जब 15 लोग मिलकर कहते हैं अरे साहब ये वाले राजा हैं, इसके पटियाला के इनको बनाओ, जब वाइसरॉय साहब के पास कई सारी एप्लीकेशन जाती थी कि अरे जो एक जो है वो कुछ बहुत बड़े मर्चेंट हैं, वो उनकी 3 जहाज चलते हैं उनके बॉम्बे से और जाते हैं यूरोप तक जहाज, बड़े आदमी है, हाँ बुलाओ बुलाओ कि तुम आओगे हमारे ऊपर, यहाँ 6 इसमें बैठोगे, हम बैठ जाएंगे, चलो काम होगा तो आ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, तो नॉमिनेशन जो हो रहा था भले ही नॉन ऑफिशियल सीटों के लिए, पर वो नॉमिनेशन वर्ड कुछ लोगों की सहमति से ही वो इंडियन पहुंच रहा था ऊपर। वाइसरॉय नॉमिनेट कर रहे थे उनको, पर कुछ लोगों से बात चर्चा करके कि हाँ साहब कौन है यहाँ बड़े बड़े लोग, लाओ दिखाओ क्या करते हो तुम लोग आपस में। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि 1885 में क्या बन चुका है, INC।
जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी ना, तो इन लोगों ने बोलना शुरू किया, नेताओं ने, कि यार हमारा कुछ हमारा से नहीं होगा क्या इस पूरे आंदोलन में, ये पूरे जितने सारे ऊपर लोग अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं। तो अब जब आईएनसी यहाँ पे आ गई है, आईएनसी लिखित में चिट्ठी भेजती थी इस 1+4 को और कहती थी हमारे कुछ इंडियंस को बिठा लो अपने पास यहाँ पे, ये कम से कम चर्चा कर सकते हैं, ये बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ करने दोगे? तो इंडियन तो भाई अंग्रेजों ने कहा क्या करोगे, कि बजट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे तुमसे यार। तो तब क्या होता था कि नॉमिनेशन होता था कुछ बड़े नेताओं का, कुछ बड़े साहूकारों का, कुछ बड़े धन्ना सेठों का, कुछ बड़े बड़े राजाओं का, नोबिलिटी का, कि आओगे ऊपर यहां बैठना चाहोगे तो आओ फिर। तो अब वाइसरॉय साहब या गवर्नर साहब अपने अपने मन से अगर ज्यादा एप्लीकेशन आई है इस नाम की तो उसको उठा लिया, लाओ आ जाओ। तो ऐसे हो रहा था, ठीक है, ये गेम था। अब ये गेम आगे बढ़ता गया, आ गया 1909, जिसको हम कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब 1909 से जस्ट पहले 1905 था, 1905। एक बड़ा देश में उस समय पे कांड होके चुका था, एक वाइसरॉय ने बड़ा एक सिरदर्दी वाला काम कर दिया था। वो पहले तो मुझे वो बताओ वो हुआ क्या था, ठीक है। 1905 हुआ, 1909 में ये एक्ट आ गया, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं इसको, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ये है। अब इस एक्ट ने पहली बार ये भी कह दिया कि जो 1+4+6 वाला नंबर चल रहा है ना, इस नंबर को 16 से पहले तो 60 करो, ठीक है, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो इसमें सेंट्रल में 16 से 60 और प्रोविंशियल में सेम नहीं है, बॉम्बे में अलग, मद्रास में अलग, पंजाब में अलग, असम में अलग, बंगाल में अलग, जो अलग अलग, जो भाई देखो प्रांतों में तो अलग अलग चलेंगे क्योंकि नहीं पता है, लेकिन सेंट्रल में जो ये नंबर पहले 1+4+6 ये ऐसे 11-12 चलते थे, 12-15-16 हो सकते थे, ये 16 को बढ़ा के 60 कर दो, नंबर जंप हुआ है। तो इंडियंस काफी ज्यादा हुए ना इसमें। अब सुनो, इमेजिन करो अगर ये 60 भी हो जाए, अगर ये 60 भी हो गया और ये है 4-5, मान लो ये 6 हो गए, मान लो ये उठ के 7-8 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे ये, तो ये 60 भी अगर कोई चीज में ना कह रहे हैं तो भी ये कर सकते हैं वो काम, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्होंने 60 इंडियंस बिठा तो लिए अपने सामने, पर उनकी सुनेंगे ही नहीं। तुम बोल लो, चिल्ला लो, चीख लो, काम करो, अपना जाओ यहां से, बस ये हो रहा था। अब क्या हो रहा था साहब, तो हुआ क्या, ये इंडियंस को हमने बिठाना शुरू कर दिया, या अंग्रेजों ने कहा कि इनको इंडियंस को अपने साथ रखो, लाओ इनको बुलाओ। अब जो इंडियन 16 से 60 लोग, ये जो बढ़ गए इतने सारे 60 इंडियन जो ऊपर जाके बैठेंगे, 60 हो सकता है 55 इंडियन हो, 5 कुछ और अंग्रेज हो, ये ऐसे नंबर, ये नंबर क्या है, नॉन ऑफिशियल है, अभी भी इनकी सुनवाई नहीं है, ये चीखने चिल्लाने चिल्लाते रहेंगे, ये अंग्रेजों को कोई काम करना हो कर लेंगे अपने आप से ही। सो ये प्रोविंशियल में अपने अपने नंबर अलग, इनके भाई सेंट्रल नंबर ये फिक्स हो गया। नाउ ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो नंबर ये वाला है 1+4, ये नंबर ऑफिशियल है, ये नंबर मेजोरिटी में रहेगा सेंट्रल में। अब जो प्रोविंसेस में प्रांत जितने हमारे, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे प्रांत, इनमें टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, मेजोरिटी नॉन ऑफिशियल, लेकिन नॉन ऑफिशियल है ना, होती रहे। लेकिन सेंट्रल वाले में जो 16-60 वाला है हमारा सेंट्रल वाला, जो देश का केंद्र है, उसमें ऑफिशियल की मेजोरिटी रहेगी, यानी कि वाइसरॉय और उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो ऑफिशियल वाला, वो उसमें वहां इंडियंस नहीं आ रहे हैं, इंडियन जितने जाएंगे वो जाएंगे नॉन ऑफिशियल में, बस खाली खाली, ज्यादा कुछ नहीं। नाउ अब इन्होंने एक गेम खेल दिया यहां पे, इन्होंने कहा भाई इंडियंस को तोड़ना है, ये यूनाइट हो रहे हैं ये लोग। तो जो ये 1905 वाला जो कांड हुआ था, उसी को इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया। क्या हुआ, इन्होंने, इन होशियार लोगों ने, मिंटो मॉर्ली ने, जिसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये जो बैठे हैं इधर, और ये जो साहब हैं इधर, ये हैं हमारे लॉर्ड मिंटो, ये थे वाइसरॉय। तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्लान किया, दोनों ने मिलकर बैठ के कि मंत्री साहब एक काम करते हैं, इन इंडियंस को ना आपस में डिवाइड करते हैं। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा, हिंदू हिंदू को वोट दे, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे, बस अब बढ़ जाएंगे ये इंडियंस, ये कभी साथ नहीं रहेंगे और हमारा फायदा होगा, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा होगा, बस ये इनकी आइडिया था। सो इसी वजह से बोला जाता है लॉर्ड मिंटो कौन है, हमारे फादर ऑफ इंडियन, सॉरी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये है, ये लोग ये थे, ठीक है साहब। अब इंडियंस को, जिनको हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर, जो लोग हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला उसमें कौन बना था, एसपी सिन्हा साहब, ये बने थे। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर, यानी कि लॉ मिनिस्टर है वो, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये उस समय के देश का पहला मंत्री जो ऑफिशियल कैपेसिटी में, जो ऑफिशियल इनके एग्जीक्यूटिव हमारे काउंसिल में पहली बार कोई अगर वाइसरॉय के साथ कोई अगर बैठ पाया एक मंत्री बन के, वो कौन था, वो एसपी सिन्हा साहब थे। वो लॉ मेंबर बने थे, लॉ सेक्रेटरी कह लो, लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कह लो, तो ये थे वो। नाउ चलो साहब आगे क्या हुई, और आगे कहानी कुछ और बढ़ी क्या, हाँ आगे बढ़ती है अभी। अब चलो आगे और 10 साल बीत गए, 1919 हो गया। अब 1919 में इन लोगों ने सोचा कि इंडियंस आ गए, हो गया, उधर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है,
वर्ल्ड वॉर 1 ओवर एंड बापूजी की एंट्री। इधर इंडिया में बापूजी आ गए, गांधी जी, गांधी जी, ओ भाई गांधी जी एंटर्ड। ले, अब इंडियंस ने कहा, सॉरी, अब अंग्रेजों ने कहा अब गेम टफ है यहां से खेलना, अब कैसे करेंगे, 1919 हो गया है, बचे ही कितने साल हैं, 20-25 साल और बचे हैं इंडिया में रहने के। हालांकि तब इन्हें पता नहीं था, पर ऐसा ही, पर उस समय टाइमलाइन सेट हो गई थी। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे उस समय के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये थे, ये साहब जो बैठे हैं ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। अब जो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हैं ये कौन थे उस समय वहां ब्रिटेन में बैठने वाला इंडिया का मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इन दोनों ने मिलकर फिर एक प्लान बनाया। इन्होंने कहा इंडियंस को डिवाइड रखना भाई, कुछ भी कर लो, इंडियन सेट नहीं होने चाहिए आपस में, अगर यूनाइट हो गए तो गेम ओवर है। तो इन्होंने कहा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, दोनों ने मिलकर बैठ के सुनो, इंडियंस को झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलेंगे? इंडियन, गांधी जी आ गए, कांग्रेस पूरे एक्टिवेट हो गई है, कांग्रेस पूरी ऐलान कर रही है पूरे देश भर में, पूरे आंदोलन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस सेशन हो रहे हैं इधर से उधर। तो अब क्या करते हैं, इंडियंस को थोड़ा सा बेवकूफ बनाते हैं। कैसे? हम बोलेंगे फॉर द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडियन एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1921। हमने इतना प्यारा आपके लिए भाई लोगों, इंडियंस, आपके लिए इतना बढ़िया हमने एक्ट बनाया है। इस एक्ट का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स होने वाले हैं, सुधार हैं ये, किसमें? आपके ही सिस्टम में। हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे, फॉर द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एक्ट का पर्पस था लाने का। अब एक्ट में क्या क्या था? एक्ट में पहली बार बाई कैमरलिज्म, यानी कि दो हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सारे हाउसेस यहां आएंगे। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस, जो भी है अपना, एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे यहां पे। ठीक है साहब? इसने जो अभी तक जो 1+4+60, 16 से 60 जो नंबर बढ़ गया हमारा, उस 60 नंबर को हटा दिया कि हो गया तुम्हारा काम, अब जरूरत नहीं है इनकी। अब दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। बाई कैमरलिज्म ये आ गया है। ठीक है साहब? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउसेस चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इंडियंस अब वोट कर रहे हैं कि इन हाउसेज में जो लोग जाएंगे ऊपर, इन दोनों हाउसेज में, अपर हाउस में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, और लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में जो भी लोग ऊपर जाने वाले हैं, ये लोग इंडियंस चुनेंगे, तब वो लोग वहां ऊपर जाएंगे। तो पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन जो इंडिया में हुए वो इस एक्ट के आधार पर हुए। करेक्ट? ठीक है साहब? अब जो सरकार के काम है, उस सरकार के काम को थोड़ा सा इन्होंने बांट दिया। क्या काम किया इन्होंने? बोला, इस एक्ट ने कहा कि यार जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, उनको अपने काम करने दो, तुम सेंटर वाले लोग हो, तुम बड़े बड़े काम करो। जैसे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इनको डिवाइड करो। कुछ काम हैं जो सेंटर के होते हैं और कुछ काम हैं जो स्टेट्स के होते हैं। सेंटर काम क्या क्या होते हैं? देश का पूरे का डिफेंस करना, देश की पूरे की करेंसी रुपया संभालना, देश के सारे फॉरेन रिलेशंस और देशों से संभालना, तो बड़े बड़े काम होते हैं। जो स्टेटों के काम होते हैं वो क्या होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, हॉस्पिटल, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये सारी चीजें, एजुकेशन। तो स्टेटों के काम कुछ अलग होते हैं, तो वो काम दे दो प्रोविंसेस को, और सेंटर वाले काम, सेंट्रल वाले तुम अपने पास रखो। अब जो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा, यूनिटरी रहेगा, इन पे ऑटोनॉमी नहीं है इन प्रोविंसेस पे, पर अपने अपने काम तुम्हें करने हैं, तुम करते रहो। कहां कहां सड़कें बनानी, कहां कहां स्कूल बनाना है, कहां कहां कुछ बनाना है, तुम बना लेना। ठीक है साहब? लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, अब ये जो गेम हम खेलेंगे थोड़ा यहां पे, ये क्या है? जो प्रोविंसेस हैं, इसको पहले लिख लेते हैं यहीं कहीं। तो अब प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस यहां पे क्या था? गवर्नर, गवर्नर प्लस उसका उसका काउंसिल, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है? ये इसमें इंडियंस होते थे। ठीक है? ये किसी भी प्रोविंसेस में ऐसा हाल होगा, अलग अलग होगा। किसी बंगाल में ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे, आसाम में थोड़े कम होंगे, पंजाब में थोड़े कम होंगे, बॉम्बे में ज्यादा होंगे, मद्रास में ज्यादा होंगे, अवध, उड़ीसा, इन वाले स्टेटों में छोटे, ये छोटे प्रांत थे। तो हर प्रोविंस का अपना गवर्नर होता था, और उसके साथ उस गवर्नर को हेल्प करने के लिए उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि इंडियंस होते थे। ठीक है? अब कुछ सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स प्लस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये क्या होगा साहब? ये क्या चीज है? तो अब रिजर्व पहले समझो क्या होता है। ट्रांसफर्ड में डबल आर आता है ना? हाँ, डबल आर। रिजर्व सब्जेक्ट्स प्लस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हैं। तो रिजर्व क्या क्या होगा साहब? जैसे लॉ एंड ऑर्डर, दैट मींस पुलिस, फिर लैंड, फिर
और कोई बड़ा टॉपिक बताओ। हाँ, अल्कोहल। तो अल्कोहल पे रेवेन्यू। तो अब ये जितने सारे जो टॉपिक्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये गवर्नर साहब के पास रहेंगे हर प्रांत में। गवर्नर साहब इस पे अपने मन से काम करेंगे, इस पे अपने मन से कानून बनाएंगे, इस पे अपने मन से कोई पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक होंगे जो होंगे ट्रांसफर्ड। जैसे क्या क्या? जैसे मान लो कोई भी हेल्थ। अब अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ता है, इंडियंस अच्छा जिए, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। इंडियंस कुछ भी करें, जिए मरे, उससे अंग्रेजों को मतलब नहीं है। टैक्स दो, फाइन भरो, चालान भरो, फीस भरो, जो भी करना है करो, बस। तो हेल्थ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना। अब ये जो टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिकों पे अगर गवर्नर साहब को कोई काम करना पड़ेगा तो वो उनका मंत्रिमंडल बताएगा। ये हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड मतलब क्या है, हमने इंडियंस को दे दिए कुछ सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? हेल्थ। कहां हॉस्पिटल बनाना, बना लो। रोड, रोड रोड बनानी है, सड़क कच्ची है, टूट गई है, इसकी भरपाई करनी है, इसकी इसकी मेड़ वेड़ खुदवानी, जो भी करवानी है। तो ये रोड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये जो टॉपिक हो गए जो अंग्रेजों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो इन्होंने दे दिए इंडियंस को कि लो साहब तुम अपने आप से बताना, गवर्नर साहब साइन कर देंगे, उस पर वैसा कानून बन जाएगा। पर जो सब्जेक्ट रिजर्व्ड है, उस रिजर्व सब्जेक्ट्स में कोई हाथ नहीं लगाएगा इंडियन। वो गवर्नर साहब जब चाहे उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। कोई नया कानून लाना हो वो ले आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का भाई, पुलिस की फोर्स ज्यादा लगानी है, नया थाना बनाना है, कोई लैंड के लिए कोई नया लॉ लेके आना है, लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर अल्कोहल, रेवेन्यू, ये सारी जितनी सारी चीजें हैं, ये पैसे वाली चीज है, मैटर बड़ा है। तो ये वाला मैटर ये गवर्नर साहब अपने पास रखेंगे। इसे हमने बोला ये क्या हुआ, ये हो गया ये हो गया डबल गवर्नमेंट, ये हो गया डायरकी। दो तरह सरकारें चल रही हैं, ठीक है। ये कहानी हो रही थी। अब यही कहानी प्रोविंसेस में हुई थी। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या होता था, गवर्नर प्लस एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ठीक है, ये लोग मिलके बैठ के पूरा चर्चा करते थे, विमर्श करते थे। अब रिजर्व में क्या होता था, गवर्नर प्लस उनका अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि भाई मैंने क्यों ऐसा एक्ट बनाया, मैंने बनाया, मेरा मन जरूरी था, मुझे लगा जरूरी है, कर दिया मैंने, बस। ठीक है, ये इनका रिफॉर्म था 1919 में। होशियारी देख रहे हो इनकी। ये हमसे कह रहे हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल सरकार दे रहे हैं सर आपको, एकदम रिस्पॉन्सिबल सरकार देंगे इंडियंस को। गांधी जी हैप्पी, सब लोग हैप्पी। गांधी जी ने कहा भी बताते, रुक जा 1919 ना, अभी तुम बेटा करो गलती, तुम्हारी एक गलती की वजह से ना तुमको उल्टा टांगेंगे हम लोग। तो ये हो रहा था। अब 1919 हो गया। अब 1919 में एक चीज और आई सॉरी, 1919 में इन्होंने बोला कि यार जो प्रोविंस सब्जेक्ट्स हैं, हमने डायरेक्ट तो दी थी इनको, ठीक है साहब, भाई डायरेक्ट चल पाएगी? उन्होंने कहा नहीं चल पाएगी। ये ब्रिटेन सरकार खुद ही समझ गई थी कि हमने जो दे रहे हैं पागल है, ये अपना बिजी रहेंगे इसमें, हम देखना अभी हम जीतेंगे इनसे। अब इन्होंने कहा लेकिन इस एक्ट में हम कुछ और काम तो अच्छे कर सकते हैं ना। वो क्या है, लंदन में एक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनेगा। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, समझ रहे हो? मतलब पहली बार अब इंडिया का एक एम्बेसडर बैठेगा वहां लंदन में, कि अगर इंडिया के रिश्ते किससे देखने, चाइना से देखने हैं, इंडिया के रिश्ते उस समय 1990 में जो भी रिश्ते रहेंगे, जैसे इंडिया के रिश्ते रूस से देखने हैं, रशिया से देखने हैं, तो अब ये काम पहले कौन देखता था? एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये काम पहले इनके पास होते थे कि इंडिया के रिश्ते कौन से देश से कैसे करने हैं, वो हम बताएंगे, ये बताते थे। पर अब पहली बार एक हाई कमिश्नर बना दिया गया जो लंदन बैठता है, उस पर उसको इंटरनेशनल रिलेशन वाले काम तुम कर लो। अब वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके 3 आउट ऑफ 6 टू बी इंडियंस। जो 1+6 वाला अब नंबर हो गया, पहले 1+4 था वो नंबर, अब 1+6 हो चुका है। उस 1+6 में से 3 इंडियंस होने चाहिए, एक्सेप्ट द कमांडर इन चीफ। मिलिट्री वाला हेड नहीं इंडियन होगा। मिलिट्री का हेड कौन रहेगा? गोरा ही रहेगा। ये इनका गेम था कि भाई इंडियंस अगर मिलिट्री अगर इनके हाथ में चली गई तो गेम ओवर, फिर तो सरेंडर है, खड़ा हाथों, दोनों हाथ उठा के। तो इस समय पे हम इंडियंस को अपने साथ रख रहे हैं, लेकिन उतनी दूरी पे रख रहे हैं, एक हाथ दूरी पे रख के। हम इन्हें ज्यादा अपने पास बैठा के एकदम बढ़िया, एकदम चाय इन्हें अपने हाथ से नहीं पिलाएंगे। हम आओ बेटा तुम्हारे साथ, तुम्हें लगेगा तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो, लेकिन असल में गेम हमारा ही है। ठीक है साहब। इधर जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो वहां शुरू हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, और आगे फैलाओ और बढ़ाओ, सबको बांट दो। सिख को वोट देगा, क्रिश्चियन को वोट देगा, एंग्लो इंडियन को वोट देगा, यूरोपियन को वोट देगा। बारे पूरा जो है देश आप आपस में अपने अपना नेता चुनने में बिजी हो जाएगा। यही होता रहेगा, अरे अंग्रेज खुश रहेंगे। ये इनका प्लान था। अब ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन क्या बात हुई? बात ये हुई कि भाई हमारा 100 साल पूरे हो रहे हैं ना यूपीएससी के, वो शुरू करना है। मतलब क्या हुआ, एक ली कमीशन आया था कि इस इंडिया में सर्विस कैसे हो, आईएएस, आईसीएस, आईपीएस, आईआरएस, जितनी सर्विसेज हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन जो भी इंपीरियल पुलिस सर्विस, जो भी उस समय नाम थे, तो इन सर्विसेज का चयन कौन करेगा? वो कौन करेगा? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन।
यूपीएससी, दिस इज यूपीएससी। 1926 में पहली बार घोषणा होती है कि भैया इस एक्ट के तहत कुछ काम करा दो। इस एक्ट के तहत तो बस एक कमीशन बना था, उस कमीशन का नाम था ली कमीशन। उस ली कमीशन ने सिफारिशें दी। वो क्या दी 1923 से 1924 के बीच में? सिफारिशें क्या दी कि भाई एक कमीशन बना दो यूपीएससी जैसा। ये लोग सीपीएससी कहते थे, हमने कहा नहीं, हम बोलेंगे यूपीएससी। चलो खैर बन जाएगा। अब ये यूपीएससी बन गया है, 100 साल इसके अब पूरे हो रहे हैं। देख रहे हो जलवा तुम्हारा? अब तुम जिस ईयर में अटेम्प्ट लेने वाले हो वो यूपीएससी का 100वां साल है। तो ये तुम्हारे लिए एकदम आहा मजा ही आ गया। नाउ प्रोविंशियल जो बजट्स हैं उनको सेपरेट किया गया हमारे सेंटर के बजट से, कि सेंटर का बजट अलग रहेगा जो रेलवे के लिए है, जो बड़े बड़े हाईवे वगैरह के लिए है, और जो प्रोविंसेस हैं, प्रांत हैं, उनका बजट अलग रहेगा। ये पहली बार यही जगह पे डिस्कस हो गया। अब कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया है। लिमिटेड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी माने होता है वोटिंग राइट्स। बस कुछ लोगों को मिल गया है। कैसे मिल गया है? कोई बड़ा आदमी होगा उसको दे दिया गया। कैसे? तुम पे इतनी प्रॉपर्टी है, तुम इतना टैक्स देते हो, या तुम इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो मिल गया तुमको, बस इसके अलावा और नहीं दे रहे किसी को। नाउ सैलरी कमीशन, एक कमीशन। इस एक्ट ने बोला था कि जब मेरे एक्ट के 10 साल हो जाएंगे, यानी 1919 के प्लस 10 करो, 1929 में प्लस 10 ईयर्स बाद एक कमीशन आएगा। एक कमीशन जो कानूनी कमीशन है, वो कमीशन स्टडी करेगा कि ये एक्ट कैसा चला है, कि ये एक्ट बढ़िया चला है कि नहीं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जीओआई 1919 बढ़िया रहा कि नहीं रहा। वो कमीशन 10 साल बाद आना चाहिए। सैलरी कमीशन टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ दिस एक्ट। वो पहले ले आए उसे 1927। 10 साल का वेट नहीं हुआ इनसे। इन्हें यूके को दिख रहा था वहां पे ब्रिटेन में होने वाला नया हत्या। वो क्या था? जर्मनी। नई हत्या होने वाली है वहां पे 1929 में। अब वहां पे जर्मनी अभी भुगत रहा है। अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है। सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है। जर्मनी को हरा दिया इन लोगों ने। अभी जर्मनी को हराने के बाद ब्रिटेन की भी हालत एकदम बढ़िया नहीं है। ब्रिटेन बड़ा परेशान है कि कहां से और पैसा इतना खर्चा हो गया, लूट लिए हमने। अभी यार देखो कहां से इंतजाम करना, पैसा चाहिए। तो अब इन्होंने 10 साल का वेट भी नहीं किया, साइमन कमीशन आ गया, और साइमन कमीशन आ जाता है 1927 में। 1927, ठीक है। ये कमीशन, इसमें 7 मेंबर लोग होते हैं सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ये सारे के सारे कमीशन, ये सारे मेंबर्स, ये सारे के सारे लोग जो थे ब्रिटिश थे। कौन सुनेगा इनकी बात? ऑल पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट वर्कर्स, सारी जितनी हमारी पार्टी उस समय देश भर में थी, सारी पार्टियों ने मना कर दिया इस कमीशन से बात नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करेंगे? अबे ये सारे गोरे लोग हैं, ये हमारी बात मानेंगे कभी? ये हमारी बात लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में? कभी लिखेंगे ही नहीं। तो अब जो इसने रिपोर्ट बना के दी 1930 में, उस रिपोर्ट में जरा देखो क्या क्या था। कंटिन्यूएशन द कम्युनल इलेक्टोरेट, गांधी जी मना कर रहे हैं। लाला जी की डेथ हो गई इसके खिलाफ प्रोटेस्ट के चक्कर में, और सब लोग मना कर रहे थे कि कमीशन नहीं चाहिए ऐसा। इस कमीशन में सब ब्रिटिश लोग हैं, तुम लंदन से बुला के ले आए हो। और ये कौन लोग हैं यार? ये इंडिया को समझते हैं क्या? हमारे यहाँ जो एक्ट चला है जीओआई 1919, इस एक्ट में प्रॉब्लम हम बताएंगे ना, इंडियंस जिनके ऊपर ये एक्ट लागू हुआ है। और ये अपने आप आते हैं गोरे गोरे लोग, यहाँ पढ़ लिख के कोट सूट टाई पहन के, और आगे कहते हैं सब बढ़िया, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा। तो इस कमीशन ने बोल दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ाओ, कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ा दो, फैला डालो पूरे में। इन्होंने कहा जो डायरकी हमने फैलाई थी प्रोविंसेस में, जो रिजर्व ट्रांसफर, बंद करो, वो नहीं चलेगी। फिर ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन बना दो। फेडरेशन में क्या क्या होते हैं? जिसमें ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इसको नीचे लिख देते हैं, ब्रिटिश इंडिया प्लस प्रिंसली स्टेट्स। तो ये एक पूरा भारत का संघ माना जाएगा। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऐसा होगा। कैसा होगा? जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी है, जिसमें बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, आसाम, पंजाब, NWFP, ये सारे हैं। इसके अलावा सारे जितने हमारे राजे रजवाड़े हैं। कौन से प्रिंसली स्टेट? जैसे भोपाल का राजा, जैसे हैदराबाद का निजाम, जैसे कोई और बताओ, ये जो राजस्थान के एरिया में जितने सारे हमारे राजपूताना जो हमारा पूरा था, मराठास में काफी ज्यादा ऐसे एरियाज थे जो कि किसी प्रिंसली स्टेट के अंदर थे, बीजापुर, ये सारे एरिया। तो प्रिंसली स्टेट्स प्लस प्लस ब्रिटिश इंडिया, दैट विल बी होल कॉल्ड एज फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये हो गई। अब ये रिपोर्ट बना के दी किसने? साइमन कमीशन ने। ठीक है साहब, साइमन कमीशन को तो इंडिया ने नकार दिया कि तुम्हें मानते ही नहीं हम, कौन हो तुम, हट जाए यहां से। तो अब क्या होता है? ये रिकमेंडेशन जो इन्होंने भेजी सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को, वहां लंदन में, ब्रिटेन सरकार ने कहा कि लेकिन ये रिकमेंडेशन तो अच्छी तो लग रही है, हमें तो बढ़िया लग रही है, लेकिन इंडियंस क्या कह रहे हैं? तो साइमन कमीशन ने बोला इंडियंस तो यार बात ही नहीं कर रहे थे हमसे। तो इन्होंने कहा, ब्रिटेन सरकार ने कहा तुम क्या करके आए फिर?
तो ब्रिटेन सरकार ने भाई तुमको भेजा इसलिए था कि स्टडी करो, इस एक्ट किया, तुम जाने क्या करके आ गए हो। तो अब इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने कहा कि सुनो तुम्हारी रिपोर्ट ये है, ठीक है, नेहरू जी को बुलाते हैं, गांधी जी को बुलाते हैं, अंबेडकर जी को बुलाते हैं, जिन्ना को बुलाते हैं, आओ जरा यहाँ पे आओ, बैठो जरा हमारे साथ बैठो, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, तुम इस रिपोर्ट से ओके हो या नहीं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी तीसरी में गए, ऐसे वैसे गए, बात करने गए सब लोगों से, वहां ब्रिटेन सरकार ने पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई, पूरे सब लोगों को बिठा के, और पूरी बातचीत हुई कि भाई साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, तुम्हें एग्री हो तुम इस बात से, तुम ओके हो तो हम इस पर आगे प्रोसीड करेंगे। जिन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, सबने कहा ये जो बकवास करी है ना आपने, इसको बंद कर दो, ये जो बकवास करी है ये बंद कर दो, ये बकवास कह रहे हो ये हम मान सकते हैं, ठीक है। अब इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नतीजों के बाद क्या होता है, एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड। एक व्हाइट पेपर मतलब कि अब एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है कि भाई इंडिया को ये चाहिए, इंडिया को ये चाहिए, इंडिया को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये नेता जितने बड़े बड़े लोग हैं, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, डिप्रेस क्लासेस के, इन सारे लोगों की मांग ये है। अब ये जो व्हाइट पेपर था, इस व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू, कहां, इसको सबमिट कहां किया गया, सबमिटेड टू जॉइंट, किसको, जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, सेलेक्ट कमिटी, कमिटी ऑन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सारे जो एमपीज हैं उस समय के, उन एमपीज में से कुछ एमपीज की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को बोला गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। वो इस व्हाइट पेपर को स्टडी करेगी और अब कुछ अपने रिकमेंडेशन देगी। वो रिकमेंडेशन आएंगे जीओए 1935 में। बस ये हमारा कोई एक एक्ट तो आया, ये एक्ट आ गया, ठीक है साहब। तो ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी किसकी है, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट की है, जिसके पास पेश हुआ है ब्रिटेन सरकार द्वारा बनाया हुआ एक व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर कैसे तैयार हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए हुई थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए। इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग गए थे, गांधी जी गए थे, अंबेडकर जी गए थे, जिन्ना गए थे, सारे जो हमारे नेता, सारे लोग थे, लीडर्स लोग गए थे उसमें। चलो हो गई, मीटिंग हो गई। नाउ आ गया बीच में एक कम्युनल अवार्ड, ये आपदा पहले ही आ गई है। इतने तो नाटक हुए, ये छोड़ना चाह रहे थे क्या इंडिया को, छोड़ने नहीं वाले थे, हमें पता था ये क्या करने वाले हैं, इंडियंस को पता था क्या करने वाले हैं। गांधी जी को पूरा गेम पता था इनका कि तुम बेटा गेमर हो, तुम रुको मैं हैकर हूं, ये हो रहा था। अब रामजी मैकडोनाल्ड ये ब्रिटेन के पीएम थे, तो इन्होंने बोला कि ओ सुनो ध्यान से सारे के सारे भाई लोग, मैं तुम्हारा लिए जीओआई 1935 लेके आऊंगा, जीओआई 1935 तुम्हारे लिए आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। गांधी जी ने कहा क्या, अल्लाह दिखाना। तो इन्होंने कहा, रामजी मैकडोनाल्ड ने, कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मैं सबको दे रहा हूं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, सबको दूंगा। अरे बाप रे बाप, अब अगला गेम ये ट्विस्ट हो गया, ऑल्सो एक्सटेंडेड दिस टू डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको हम आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। ये अंग्रेज लोग कहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ये परेशान क्लासेस हैं, ये परेशान रही है। तो अब ये जब हुआ, इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा मर गए, अगर ये हो गया तो हिंदू सब बढ़ जाएंगे आपस में। मतलब क्या है गेम, इस गेम में इनका कहना था, रामजी मैकडोनाल्ड का, क्योंकि हमारे हिसाब से तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स है वो बढ़िया चीज थी। हिंदू हिंदू को वोट दे, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे, सिख सिख को वोट दे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को वोट दे। अब हम हिंदुओं में भी डिवीजन कर दे रहे हैं, डिप्रेस क्लासेस में एससीज को वोट देंगे और नॉन एससीज को वोट देंगे। ये गांधी जी ने बोला, ओ सॉरी ये ट्विस्ट नहीं होने दूंगा मैं। गांधी जी फास्ट पे चले गए, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जेल में थे ये, यरवाड़ा जेल में। यरवाड़ा जेल कहां है, यरवाड़ा जेल, ये वहां पे जेल में थे, और इन्होंने कहा मैं आमरण अनशन में मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। क्या चाहिए, अब अंबेडकर जी बोल रहे थे यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है गांधी जी, यार सही तो हो रही है। तो गांधी जी बोला, देखो सुनो मेरी बात सुन लो, ये वैसे ही हमको तोड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने पूरा बांट रखा है। अगर हिंदू आपस में बट गया तो हम कभी लड़ ही नहीं पाएंगे आगे भी, कोई सवाल ही नहीं हो सकता कि हम इनसे जीत पाए कभी अंग्रेजों से। देख रहे हो उनका गेम, वो गेम कहां खेल रहे हैं। तो इसके बाद अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ कौन से भारत की कल्पना कर रहे हो आप, ये भारत जिसमें इंडियंस को भाई इंसान नहीं समझते हैं। तो गांधी जी ने कहा क्या चाहिए, तो अम्बेडकर जी ने कहा मैं रिजर्वेशन में एग्री कर सकता हूं, आप रिजर्वेशन दे दो, रिजर्वेशन होगा मुझे मंजूर है कि मेरे लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व हो जाएं, इतने इतने जगह पे, इतने इतने समय पे, ऐसी पॉपुलेशन के हिसाब से या किसी और तरीके से। गांधी जी ने कहा
पर इलेक्टोरेट सेम रहेगा, एक साथ रहेंगे हम वोट एक साथ ही, हिंदू पूरा हिंदू को वोट दे सकता है कि हाँ ये ठीक है मुझे ओके है। ये इनका फिर पैक्ट होता है, पूना पैक्ट इसको बोलते हैं, मेड बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस क्लासेस। दैट मींस डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी, अंबेडकर, ठीक है। ये एक पैक्ट हुआ, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि ये पूना में हुआ था, यरवाड़ा जेल में हुआ था। अब ये पूना पैक्ट जो हुआ, इस पूना पैक्ट की रिपोर्ट गई वाइसरॉय के पास, वाइसरॉय ने कहा जीत गए बेटा इस बार तो, अभी रुको लेकिन। तो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट वाज रिटेन्ड, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट बची रह गई, मतलब कि एससी व्यक्ति नॉन एससी को वोट दे सकता है और नॉन एससी वोटर एससी को वोट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वाज रिटेन्ड एंड सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस क्लासेस। सिंपल, क्लियर है, अच्छा लगा ये तक समझ में, ये आ रहा है अभी तक समझ में। चलो साहब, नाउ अब आता है जीओ 1935। तो रामजी मैकडॉनल्ड ने कहा ठीक है, तुम्हारा पूना पैक्ट समझ गया मैं, तुम लोग क्या चाह रहे हो, मैं वही का वही वैसा का वैसा ही रखूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो आ जाएगा। नाउ ये जीओ 1935 जो है बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें अपने आप ये मिनी संविधान है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने आप में। इसमें देखो 321 सेक्शंस हैं, 10 शेड्यूल है इसके अंदर, इतने सारी चीजें हैं इसमें। अब क्या होता है, इसी एक्ट में बोला गया पहली बार, जो डायर की हमने जो फैलाई थी रायता, इस रायते को समेट दो, नहीं चाहिए, डायर की नहीं हो पाएगी, प्रोविंसेस में ये इनको और ऑटोनॉमी दे दो, ये प्रोविंस अपने आप से काम करें, करने दो, प्रोविंस मतलब प्रांत जो स्टेट्स हैं हमारे। अब बाइकैमरलिज्म आ गया कुछ कुछ प्रोविंसेस में, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी। तो इन 11 में से 6 प्रोविंसेस में 2 हाउसेस रहेंगे, अपर हाउस लोअर हाउस जो भी है। चलो साहब, अब पावर्स हो गई डिवाइडेड। जो हमारे संविधान में आज शेड्यूल 7 है वो ऐसे प्रकट हुआ है, कैसे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कि प्रोविंशियल, इसमें फेडरल लिस्ट में क्या होगा, जो सेंटर के लिए कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे हमने पीछे अभी देखे थे, क्या, डिफेंस, रेलवेज, करेंसी, फॉरेन रिलेशन, जो भी चीज बड़ी बड़ी चीजें जो हैं देश की सेंटर की चीजें, वो ये हैं। प्रोविंसेस मतलब जो प्रांतों के लिए हैं, जो स्टेट अपने आप से करें, वो 54 आइटम यहां पर हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें दोनों ही, सेंटर भी और स्टेट भी अपने अपने साथ साथ बैठ के मिलकर रूल बना सकते हैं, ठीक है साहब, कोई टॉपिक पे, विद 36 आइटम ये है। नाउ इसी एक्ट ने बोला कि ये यूपीएससी की बात हमने करी थी ना, सीपीएससी, वो वैसा बनाते हैं, बना लो साहब। तो अब उसका नाम सीपीएससी की जगह बोलेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने कहा ना अभी ये भी नहीं, नाम बाद में चेंज होगा इसका, रुक जाओ, चलो तुम बना लो, बाद में हम कर लेंगे ना। फिर प्रोविंसेस का अपने अपने होगा, जैसे यूपी पीसीएस, जैसे राजस्थान आरएएस, जैसे जम्मू कश्मीर पीसीएस। तो ये सारे के सारे जितने ये हमारे प्रांत हैं, इनके अंदर भी, प्रोविंसेस के अंदर भी प्रोविंशियल जो हमारे ये लोग हैं, तो इनका अपने आप से वो होंगे, अपने अपने पीएससीज होंगे। और कुछ प्रांत, कुछ स्टेट्स आपस में ज्वाइंट होके भी एक साथ बना सकते हैं, जैसे बिहार झारखंड के लिए शुरू में एक ही था ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऐसे कुछ हो सकता है, ये चीज आ सकती है। एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा जिसमें के प्रोविंसेस भी होंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे एज यूनिट्स। ये फेडरेशन हमारा हमारा पूरा इंडिया का संघ माना जाएगा, इंडिया का पूरा 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 यूनिटी मानी जाएगी। पर ये कभी बन नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, दे डिड नॉट ज्वाइन दिस फेडरेशन एंड दिस फेडरेशन नेवर एग्जिस्टेड, वो हो ही नहीं पाई। चलो अभी इसमें और भी चीजें हुई थी इसी एक्ट में, जीओ 1935 है ना, ये बड़ा एक्ट है तो इसमें तो बड़ी बड़ी चीजें होंगी। अब इसमें सेंटर में डायर की आ गई, सेंटर में डायर की आ गई, और फेडरल सब्जेक्ट्स को बना दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। जो हमने रिजर्व ट्रांसफर पीछे देखे थे, वही सेम चीज अब सेंटर पे आ गई है। और अगर कोई नई चीज है जो इसके बारे में अभी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, रेसिड्यूरी पावर, वो किसके पास है, वाइसरॉय के पास। अब 1935 की बात हो रही है, 1935, इस समय किसी ने सुना था एआई के बारे में, इस समय किसी ने सुना था कभी कोई एसी के बारे में, एसी शायद इस समय होगा नहीं होगा पता भी नहीं, तो इन लोगों को आइडिया नहीं होगा। अब एसी के ऊपर कैसा कानून बनेगा, एआई के ऊपर कैसा कानून बनेगा, कंप्यूटर के ऊपर कैसा कानून बनेगा, तो वो कौन बनाएगा, वाइसरॉय, वाइसरॉय बनाएगा। देश का सेंटर नहीं, देश की सरकार नहीं, वाइसरॉय बनाएगा, ठीक है साहब। चलो मान ली तुम्हारी ये भी। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई फॉर द करेंसी, फॉर वही बन गया, फॉर करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। फिर फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट हमारी 1937, हमारी सुप्रीम कोर्ट पहली बार जो दिल्ली में बैठेगी, जो गद्दी में बैठेगी, तो उसके बारे में जिक्र हो गया। हमने कहा फेडरल नाम रखेंगे ही नहीं हम यू पसंद है हमें, यूनियन, सुप्रीम, ये रखेंगे हम तो नाम। नाउ काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहले बना था 1858 में, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को बोल दिया कि चलो टाटा चलते बनो, हो गया तुम्हारा काम, नहीं चाहिए।
नाउ एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, अब कोई बुक कहती है 10%, कोई कहती है 14%, तो कम से कम 10 से 14 ही नंबर है। 10 से 14% देश की आबादी को वोटिंग राइट्स मिल गए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं गया यार, ये बचा रह गया। मतलब कि डिप्रेस क्लासेस, विमेन एंड लेबर, इनको भी और रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो मतलब मुस्लिम्स, हिंदू धर्म के नाम पे जो संप्रदायवाद जो होता है, वो एक्सटेंडेड हो गया, वो बढ़ा रह गया। इवन साथ में जो और भी कैटेगरीज थे, लेबर्स हो गए, महिलाएं हो गए, डिप्रेस क्लासेस हो गए, जो और भी माइनॉरिटी हमारे वर्ग था, उनको भी अपना अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हो गया। इसके साथ ही एक और चीज हुई थी, इसको यहां भी लिख लो, इसको अब लिखेंगे सेपरेशन ऑफ बर्मा, सेपरेशन ऑफ बर्मा, जो आज की तारीख में म्यांमार है। तो उस बर्मा को अलग कर दिया गया इसी एक्ट में, वरना बर्मा भी हमारे हिस्से का ही होता। पर लेकिन ठीक है, बर्मा को अलग से, वहां का अलग कायदे कानून होते थे। अब इसमें एक चीज और लिख लो, ये यहां पे लिख लेना, क्रिएशन ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी, क्रिएशन ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बस ठीक है। अब हमारा ये देख लिया हमने जीओ 1935 का पूरा कहानी, तो ये हो गई ये कहानी 1935। अब शुरू होता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस का गेम। ये गेम कैसे हुआ? ये गेम ऐसे हुआ कि फरवरी 1947, 20 फरवरी के आसपास, तो एक लेबर प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम क्लेमेंट एटली, वहां लंदन में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, इंडिया से हम सब कुछ छोड़ देंगे इस डेट तक, 30 जून 1948। 30 जून 1948, अभी 1.5 साल और है। अब इस 1.5 साल बच रहा है, ये इन्होंने बोला कि हम इंडिया को एकदम छोड़ जाएंगे इस डेट के बाद, वहां इंडिया में कोई अंग्रेज नहीं बचेगा, डोंट वरी, दे जाएंगे, सब कुछ छोड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समय था 20 फरवरी से लेकर 3 जून, ये 4-5 महीने बवाल, एकदम आतंक, एकदम जिन्ना पागला, सब तरफ उन्हें आग वाग लगवा दी और आंदोलन किया, अरे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, एकदम मेरा मुस्लिम नेशन, वो एकदम लड़ मरे। अब क्या होता है, ब्रिटेन सरकार कहती है क्या बात हो गई, क्यों परेशान क्या हो रहे हो यार, पागल वागल हो गए हो क्या, ये आग वाग लगवा रहे हो तुम तो यार। तो अब जिन्होंने कहा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान, मुस्लिम मेरा नेशन, मुस्लिम ये, तो अब यहां पे ब्रिटेन सरकार ने बोला कि सुन लो ध्यान से, जो भी संविधान बनेगा संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो ऑलरेडी फंक्शनिंग है, उस समय में हमारी संविधान सभा एक्टिवेट हो चुकी है, उसमें इलेक्शन सिलेक्शन सब हो चुका है। संविधान सभा ने जो भी संविधान बनाया, और वो देश का जो भी पार्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, तो वो संविधान उस पर लागू नहीं होगा, डोंट वरी, हल्ला दंगा बंद करो, ये नाटकबाजी बंद करो, जिन्ना ये सब क्या होता है यहाँ पे, ये कलकत्ता बंगाल पूरा आग लगवा रहे हो तुम ये सब। तो अब जिन्ना ने कहा नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान, यही कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, अब ये कंट्री, अगर हमारा देश, हमारे संविधान सभा जो भी है, और वो संविधान सभा ने कोई संविधान लागू किया, क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द संविधान सभा, कांट बी एप्लीकेबल ऑन दोज पार्ट्स, जो पार्ट्स हमारे देश से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये किसने बोला? सेड बाय ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट। उसी दिन लंदन में ये हुआ, और इंडिया में बैठे हुए थे लॉर्ड माउंटबैटन। तो उन्होंने कहा नेहरू, जिन्ना, गांधी, सब लोग इधर आओ, यहां बैठो, सामने बैठो मेरे, क्या बात है? जिन्ना ने कहा पाकिस्तान, तो इन्होंने कहा सुन लो, दे रहा हूं, कर रहा हूं, माउंटबैटन प्लान लेके आया हूं मैं पार्टीशन का। 3 जून को 1947 को ये हुआ। लंदन में ये बात फूली कि ब्रिटेन सरकार ने कह दिया कि मत करना, लड़ाई मत करना, हम तुम्हें अगर नहीं मंजूर है इंडिया का संविधान, तो इंडिया के मत जुड़ना तुम इंडिया से। और माउंटबैटन को बोल दिया गया तुम इधर एक प्लान बना के दो इनको, ये सब इनको खुश करो। अब एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हर किसी ने वो बोला डन, ये सही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 उसी समय आ गया। एक्सटेंड ये इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने तुरंत पारित किया कि जाओ यार मरो, कर लो अपने आप से। अब ये क्या हुआ, यहां पे इस एक्ट के आते ही ब्रिटेन का अंत हो गया इंडिया में, एंडेड द ब्रिटिश रूल, ये खत्म हो गया। नाउ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, 2 नए डोमिनियन बन गए हैं। और जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये हमारे राजे रजवाड़े जो बैठे थे, जो अभी तो देख रहे थे कि हम पीटे जाएंगे कि बचे जाएंगे, जम्मू कश्मीर जैसा हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया,
तो इनको बोला गया कि तुम्हारे मन में क्या है, या तो तुम भाई या तो तुम इन दोनों में से किसी के पास चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान, या तुम ब्रिटेन सरकार से ही नई डील करो कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है या तुम्हें अभी और गुलाम रहना है, तुम क्या चाहते हो बताओ। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि आपके पास फ्रीडम है किस चीज के लिए, ये चूज करने के लिए कि तुम्हें इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है, या तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है या तुम्हें गुलाम रहना है। तुम ये भी बता दो तुम्हारे मन क्या है, पाकिस्तान, इंडिया या रिमेन इंडिपेंडेंट, या गुलाम भी बने रहना है तो भी हम मंजूर है बेटा, हम तब भी तुम्हें संभाल लेंगे, देख लेंगे। ये ब्रिटेन सरकार इनको ऑफर दे रही है प्रिंसली स्टेट्स को, और प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं ये हमारे पास ऑफर था कि अभी है, अब इस वजह से है, ये जो एक्ट आया है ना, इस एक्ट की वजह से आया है। अच्छा ठीक है, तो हम फिर सोचते हैं इसके ऊपर। पटेल जी ने कहा सोचने का समय नहीं है, अभी सोच ले और सोच के अपने मन में रख ले और सो जा इसको, क्योंकि ये तेरे जितना जो तू ये बना के रखे हो ज्योग्राफिकली इंडिया के अंदर हो, यहीं रहोगे बेटा, कहां जाओगे तुम। अब इस एक्ट के फीचर्स देखो जरा, क्या है, कोई नया सर्विसेज में अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जो वहां पे मंत्री करते थे लंदन में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे ना, तो वो अपॉइंटमेंट करते थे किसी भी ऑफिसर का, किसी भी आईएएस का, किसी भी आईपीएस का, ये तो इन लोग का अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज में होता था इन मंत्री के द्वारा जो लंदन में बैठा करते थे। हमने कहा ओ इंडिपेंडेंस हो गई है, चलो तुम जाओ यहां से। अब गवर्नर एंड प्रोविंशियल गवर्नर, ये दोनों के दोनों गवर्नर जो हैं, चाहे वो सेंटर का गवर्नर हो, वाइसरॉय जो भी हो, चाहे कोई भी हो, ये सबके सब टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जो मंत्रिमंडल कहेगा वो गवर्नर उस पर साइन करेगा, कोई तीसरी चीज पे साइन नहीं करेगा। अब संविधान सभा जो 1946 में बनकर रेडी हो गई थी, ये उस समय की देश की पार्लियामेंट है प्रॉपर, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, बस कानून भी चलवा रही है, कानून संविधान भी लिख रही है, सब काम कर रही है ये। इसी एक्ट ने वाइसरॉय खत्म किया, गवर्नर जनरल और इन दोनों को, इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए गवर्नर जनरल बनवा दिया। तो माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 को क्या थे, 15 1947 को ये इंडिया के गवर्नर जनरल थे, और 14 अगस्त को क्या थे, ये इंडिया के वाइसरॉय थे। तो 14 अगस्त के दिन जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये माउंटबेटन 14 अगस्त के दिन वाइसरॉय हैं, जो जब तक इंडिया गुलाम है, और 15 अगस्त की रात्रि 12 बजे बाद से ही इनका नाम हो गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। के कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया गॉन, नहीं चाहिए मंत्रिमंडल जो वहां बैठा हुआ है। फिर इसके बाद जो एम्परर है, राजा है, जो सबसे बड़ा राजा ब्रिटेन का, किंग जॉर्ज, तो ये किंग जॉर्ज जो भी तुम हो बेटा, तुम्हारे नाम में जो लिखा है ना एम्परर ऑफ इंडिया, हटा दो नाम, तुम नहीं हो, इंडिया के एम्परर नहीं रहे तुम। जो इनका नाम होता था प्रॉपर कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ऑफ हिज अदर रेल्म्स एंड ओवरसीज टेरिटरीज, किंग, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ, डिफेंडर ऑफ द फेथ एंड एम्परर ऑफ इंडिया। हमने कहा ओ एम्परर ऑफ इंडिया हटा, एम्परर नहीं, अब तू जा यहां से, अपना काम कर, ठीक है साहब। अब नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इस डेट के बाद, अगस्त 14 1947, इस डेट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई सा भी एक्ट हमारे ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लग रहा। अब लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड बोथ, नेहरू जी को उन्होंने बोला कि इधर आओ नेहरू जी, आप हो हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड आपके हाथ में है, संभाल लो, जैसा भी ये देश है ये आपका है, हमने खूब लूट लिया इसको, हम बड़े अच्छे हैप्पी हैं, अब तुम इसको अपने आप संभालो, जो भी तुम्हारा बिखरा बिखरा सा है। नेहरू जी ने कहा अच्छा मैं संभालता हूं, रुक जा, अभी सब संभालता हूं, और फिर उन्होंने देश संभाला, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, क्लियर हो गया चैप्टर, समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमें। हमने कंपनी रूल देखा, जिसमें इस डेट 1773 से 1858, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें क्या इंपॉर्टेंस हुआ था कि जी के हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, उसका नाम पड़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है सही, ठीक है। एक सेंट्रलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू हो रही थी। फिर अमेंडिंग एक्ट आया था, उसमें हमने बोला गया कि गवर्नर जो हमारे गवर्नर जनरल होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों बने थे, कंपनी के दोनों काम समझ में आ गए थे, कॉमर्शियल भी काम करते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन भी करते हैं ये, ठीक है भैया। नाउ एक्ट ऑफ 1786, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे, इनको हीरो बनना था, तो इन्हें वीटो पावर ही चाहिए, और इन्हें बनना है आर्मी का चीफ, बना के भेज दी भैया, जाओ करो। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, तो इस एक्ट में क्या बोला गया था कि जो ट्रेड मोनोपोली है वो एक्सटेंड कर रहे हैं हम अनदर 20 साल और, बस 20 साल और, बस उसके आगे नहीं। फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 का, अब ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई है, और ओनली यहां पे
कैसे कैसे, चाय में और चीन इनमें, चाय में और चाइना में रहेगी। बाकी क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन। मैं कहा ना ये इनका हैक वाला ये एक्ट था वो। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये कौन बने थे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर 1853 आता है। 53 में क्या होता है? ओपन कंपटीशन शुरू हो जाता है हमारे इंडियंस का, और इंडियंस अब कंपीट कर सकते हैं इस एग्जाम में जिसका नाम था उस समय का आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। बस फिर जब ये 57 की क्रांति हो गई, गदर हो गया, फिर क्राउन रूल आ गया था। क्राउन रूल में पहली बार हमने कहा एक एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1, 2 एंड 3। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब क्या क्या हुआ था? 57 की रिवोल्ट होती है, कंपनी को कहते हैं जाओ यहां से, और कंपनी हटा के अब यहाँ पे गवर्नर जनरल भी हटा दिया गया, नाम वाइसरॉय होगा। ठीक है साहब। इसके बाद हमारे वाइसरॉय साहब के पास ऑर्डिनेंस, भाई ऑर्डिनेंस देने की ताकत, अध्यादेश पारित करने की ताकत। ठीक है साहब। डिसेंट्रलाइजेशन, वापस से बॉम्बे मद्रास को पूरा पूरा वो दे दिया रास्ता कि अपने आप से कानून बनाओ अपने यहाँ पे। नाउ एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैन डिस्कस बजट, पहली बार कि बजट जो पेश हो रहा है इंडिया के लिए वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जियो 1919, ये था भैया 1909। ठीक है भैया। 1919 में चेम्सफोर्ड, हमारे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, तो इन्होंने बाइकैमरलिज्म दिया, डायरेक्ट इलेक्शन दिया थोड़ा बहुत, और हमारा काम आगे धंधा शुरू हुआ। फिर साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन ने बोल दिया डायरेक्ट हटा दो। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाइट पेपर तैयार होता है। व्हाइट पेपर कहाँ जाता है? जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में जाता है। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी फिर क्या करती है? रिकमेंडेशन देती है। वो रिकमेंडेशन कहाँ आते हैं? जियो 1935 में। ठीक है। नाउ इसके पहले कम्युनल अवार्ड्स आ गए थे। कम्युनल अवार्ड्स में क्या हुआ था? हमारे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया था कि एससी को वोट देंगे, डिप्रेस क्लास को वोट देंगे, तो ये प्रॉब्लम थी। फिर पूना पैक्ट होता है, साइन होता है। फिर जियो 1935 आ गया, तो इसमें आरबीआई, यूपीएससी, स्टेट के पीएससी, फेडरल कोर्ट, सारे सब, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, सब कुछ बनी है हमारा। और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, लॉर्ड माउंटबेटन जो बने वो देश के पहले गवर्नर जनरल बने थे। करेक्ट। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी हमारी? है बढ़िया स्टोरी। अब तुमने अगर सुन लिया हो तो ये लिख भी लेते। अगर तुमने ये लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम इसको एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से और तुम्हारे चैप्टर कवर हो जाएगा, यही चाहिए। ठीक है गाइस। सो विद दिस कर रहे हैं इस सेक्शन को क्लोज, और अगली क्लास में मिलेंगे, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे उसको वहां से। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ,